ये भी एटम से मिलकर बना भैया। जब हवा चलेगी ना तो जो हवा लगेगी तुम्हें वो भी एटम से मिलकर बनी है। दुनिया में हर चीज एटम से ही बनी होती है, इसलिए हम एटम में गोते लगाने वाले, स्विमिंग करने वाले। चैप्टर का नाम है जर्नी इनसाइड द एटम। इसका एक वन शॉट नहीं, लेजेंडरी शॉट तुम्हें मिलने वाला है। जो जो चीज तुम्हारे मन में चल रही है ना कि ये मिल जाए वो मिल जाए, हाँ सब वही मिलेगा। तुम लोगों को कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन चाहिए, मिलेंगे। तुम लोगों को चाहिए एनसीईआरटी क्वेश्चन, मिलेंगे। तुम लोगों को चाहिए वो जो नई एनसीईआरटी में पोज एंड पॉइंटर आए ना भैया, वो भी मिलेंगे। और बिल्कुल बेसिक से डिटेल पढ़ाऊंगा आज से पहले। अगर तुमने कोई चैप्टर नहीं भी पढ़ा ना, टेंशन मत लो, ये चैप्टर बिल्कुल तुम्हें बेसिक से शुरुआत करूंगा। हो सकता है तुम वो बच्चे हो जो शायद स्क्रॉल करते करते देखा होगा, अरे ये भी देख लेते कौन है, तुम मुझे ना जानते हो। मेरा नाम है अक्षय त्यागी और तुम लोगों प्यार से मुझे एटी पे बुला सकते हो यार। और तुम लोगों को साइंस से, इस चैप्टर से और खुद से, तीनों से प्यार करा दूंगा। बस मुझे थोड़ा सा साथ चाहिए तुम्हारा। अगर तुम लोग मुझसे नहीं भी पढ़े, 10 से 15 मिनट बस मुझे अपने दे देना। इसके बाद तुम्हारी सारी टेंशन, तुम्हारे एग्जाम में होने वाली जो दिक्कतें वो सारी मैं खत्म कर दूंगा इस लेक्चर के अंदर। तो शुरुआत करते हैं जर्नी इनसाइड द एटम। तो यार देखो, एटम की अगर शुरुआत करें तो मान लो तुम्हें याद है सेल की शुरुआत कहां से हुई थी, यानी दोनों ही चीजें बनी तो एटम से ही है। अब मान लो अगर एटम के बाद प्रोटीन वोटीन बन जाए, चीजें पैदा हो जाए, लिविंग हो जाए, तो शुरुआत होती है सेल। सेल से बनते हैं टिश्यू, से बनते हैं ऑर्गन, से बनती है ह्यूमन बॉडी फाइनली, है ना। लेकिन अगर मान लो तुम्हारे एटम से लिविंग थिंग यानी प्रोटीन और सेल ना बने, तो एटम से मिलके बनेंगे क्या, तुम्हारी ये दुनिया बन रही है। बाकी हाँ जो नॉन लिविंग वाली है, जैसे पेन, ये भी एटम से मिलके बना है। ये हमारा मोबाइल फोन है, ये हमारा ये चश्मा का काला चश्मा, तो ये भी भैया एटम से ही मिलकर बना, समझ रहे हो। तो यानी दुनिया में हर चीज, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग, वो बनी एटम से ही है। ठीक है, अब आज जो हम बात करने वाले हैं, हम आज लिविंग नहीं, सेल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आई होप तुमने देख लिया होगा। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं एटम है क्या। समझो, दुनिया में क्या हर चीज, तुम जब छोटे बच्चे थे तो तुम बोलते थे मैटर इज एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, याद है। यानी दुनिया में हर वो चीज जो जगह घेरती है, वो तुम्हारे टिंगू सा दोस्त भी, जिसे तुम बोल देते हो तू तो क्या ही जगह घेरेगा, चल यहाँ पे 4 लोग बैठ जाओ। मैंने बताया था ना तुम्हें पहले, मैं भी पतलू सा था, छोटू सा, टिंगू सा। तुम में से भी बहुत सारे होंगे, तुम्हारा एक दोस्त होगा जो छोटा पैकेट बड़ा धमाका होगा, जो लाइन में आगे चलता होगा, मैं संभाल लूंगा सब, है। तो वही वाला दोस्त, वो भी जगह घेरता है, सच्चाई यही है। हाँ, उसे ऐसा मत बोला करो कि तू जगह नहीं घेरता होगा, वो भी जगह घेरता है, थोड़ी ही सही पर घेरता है। दुनिया में जितनी भी चीज हम देखते हैं, जो भी चीज हम देख पा रहे हैं ना, एवरीथिंग वी सी, ऑब्जर्व और फील। हवा फील करते हो ना तुम, हवा हवा छू के जाती है, सन 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 है, ले जाए जाने जहां हवाएं। ये हवाएं यानी यहाँ पे जो तुम्हारी ऑब्वियसली बात है, एयर क्या मिली हुई है, किसकी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये भी सब एटम है ना। हाँ, दुनिया में जो भी चीज तुम देखते हो, फील करते हो, सब ऑब्जर्व करते हो, वो सब मैटर है। और व्हाट इज मैटर? इज एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, इज एवरीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तुम बोलोगे ठीक है, हवा का मास का है, हवा का भी मास होता है भाई, हाँ ध्यान रखना, हवा का भी मास होता है, थोड़ा ही सही पर होता जरूर है। और मैटर मिलके बने हैं, दुनिया में जितने भी मैटर मिलके बने हैं, वो सब मिलके बने एटम से। यानी तुम्हारी हवा, तुम्हारा ऑक्सीजन, तुम्हारा नाइट्रोजन, सब एटम से मिलके बने भाई, सब एटम है और कुछ नहीं है। मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ये होते हैं तुम्हारे एटम्स, यानी लिविंग थिंग्स हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो, सब तुम्हारे एटम से ही मिलके बने हैं, याद रखिएगा भैया। अब बात ये, एटम इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं, तुम्हारे टिंगू दोस्त से भी छोटे से होते हैं। तुम्हारी खुली, नेकेड मतलब खुली आंखों से नहीं दिख पाते, है ना, खुली आंखों से तुम एटम नहीं देख पाते। तो इसके लिए अब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे बहुत सारे, है ना, बहुत सारी मशीन लाएंगे भाई, चलो इकट्ठी कर लेते हैं। अब बात क्या है, बात है उस जमाने की जब तुम कभी थे ही नहीं, तुम्हारे कोई पूर्वज, बहुत पुरानी बात है, 2000 साल पुरानी बात है। हाँ, एक महर्षि थे, महर्षि कनड, है ना, आचार्य कनड बोल देंगे ना। तो इन्होंने क्या सोचा, एक बार रास्ते में जा रहे थे भाई। अब होता है रास्ते में जा रहे थे भाई, खेती पहले बहुत ज्यादा होती थी, तो गेहूं के दाने बिखरे पड़े थे रास्ते में। इन्होंने गेहूं के दानों उठाए, अरे ये तो बड़ा छोटू सा है, लेकिन वो आंखों से दिख रहा है। उन्होंने सोचा अगर इस गेहूं को तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओगे तो कोई तो एक लास्ट में एक ऐसा पार्टिकल होगा जो सबसे छोटा होगा, है ना। उसको उन्होंने बोला, इसे कण बोल देते, कण, छोटा सा पार्टिकल। यानी इन्होंने क्या बोला, आचार्य कनड ने बोला कि भैया अगर किसी को लगातार डिवाइड करते जाओ, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी पार्टिकल को, तो एक सबसे छोटा पार्टिकल आएगा लास्ट में, जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता होगा। तो उन्होंने बोला भैया ऐसे पार्टिकल्स को नाम दे दिया परमाणु। क्या नाम दे दिया? परमाणु। ठीक है, क्या नाम दे दिया? परमाणु। यही बात कुछ ग्रीक फिलोसोफर, जिनका नाम था ल्यूकिपस और डेमिक्रिटस, तुम्हें यह नाम याद रख लोगे काफी है, डेमिक्रिटस, इन्होंने भी एक सेम थ्योरी दी। इन्होंने उन पार्टिकल्स को नाम दिया एटमॉस। क्या नाम दिया? एटमॉस। तो यहीं से एक आइडिया आया, क्योंकि एक्चुअली में जो तुम्हारा ग्रीक की बात करो तो ग्रीक में एटमॉस का मतलब होता है इनडिविजिबल, जिसको और ना तोड़ा जा सके। पर ये सारी बातें ना
सब थ्योरिटिकली थी, सब इमेजिनेशन थी, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था। एक्सपेरिमेंट की बात करें तो सबसे पहली बार जो एक्सपेरिमेंट, चलो ये बाद में क्वेश्चन करेंगे, एक्सपेरिमेंट की बात करें तो सबसे पहले जो शुरुआत करी वो तुम्हारे डेल्टन बाबा ने भी, खैर उन्होंने भी बेसिक की बात बोली, डेल्टन साहब थे, एक डेल्टन एटॉमिक थ्योरी दी उन्होंने, बोला एटम इज नॉट इनडिविजिबल है और डिवाइड नहीं कर सकते। पर इनकी बात को एक सबसे बड़ा झटका तब लगा जब लोगों ने रेडियो एक्टिविटी पढ़ी। हाँ, रेडियो एक्टिविटी क्या भाई, कुछ एटम ऐसे थे, कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो बैठे बैठे ना ऐसे बैठे और खुद से, तुमने वो देखिए एवेंजर्स की एंड गेम नहीं, इन्फिनिटी वॉर देखिए। इन्फिनिटी वॉर के आज लास्ट में थैनोस क्या करता है, चुटकी बजाता है फिचक, और चुटकी में सब ऐसे खत्म हो जाते हैं, सब ऐसे खत्म हो जाते हैं, देखा तुमने, खत्म हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं सृष्टि में, देखा था ना तुमने, थैनोस ने चुटकी बजाई सब एकदम गायब हो गए, कहां गायब हो गए। ऐसे ही कुछ एटम भी ऐसे हैं जो बैठे बैठे खत्म होते जा रहे हैं, और खत्म होते हुए उनमें से एनर्जी निकलती, खत्म होते उनमें से एनर्जी निकलती है। ऐसे एलिमेंट्स को बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ऐसे एलिमेंट्स को बोलते हैं क्या, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। यानी कुछ एलिमेंट्स, सम एलिमेंट्स रिलीज इनविजिबल एनर्जी, कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं, है ना, और उनमें उन जो एलिमेंट्स को उनको नाम दिया रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। कहीं नाम लिखा है, नहीं नाम दिया, हम बोल देते हैं, उनको नाम दिया रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ये बड़े खतरनाक होते हैं, पता है, ये बड़े खतरनाक होते हैं। तुमने मैडम क्यूरी का नाम सुना है, उन्होंने इसकी स्टडी की थी। तो ऐसे एलिमेंट्स हमारी स्किन के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। मान लो तुम यहां बैठे, तुम में वो आके तुम्हारी उनमें से कुछ रेज निकल रही हुई एनर्जी, वो तुम्हारी स्किन को खराब कर रही है, भेद रही, पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रही है, हाँ, है ना, तो उनसे बहुत नुकसान होता है, खैर, लेकिन वो बैठे बैठे एनर्जी भी देते जा रहे हैं। हाँ, तुमने सुना वॉयेजर का नाम सुना, तुमने सर्च करना, बहुत काम की चीज है वॉयेजर। पता क्या, एक ऐसा स्पेस में एक वो छोड़ा गया, एक यंत्र छोड़ा गया जो हमारी स्पेस की इंफॉर्मेशन, हमारे सोलर सिस्टम की इंफॉर्मेशन फोटोज के थ्रू हमें भेजता जा रहा है। अभी नहीं, बहुत पहले 1970s की अराउंड की बात है। तो 2 वॉयेजर छोड़े गए थे नासा के थ्रू, तो वो ना सोलर सिस्टम की इमेजेस भेजते, बहुत दूर जा चुके हैं वो, शायद एक वॉयेजर तो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर भी हो गया, अभी पता नहीं है एग्जैक्ट। तो उसके अंदर एनर्जी कहां से आई, इन्हीं की वजह से। उसके अंदर ना रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, वो खत्म होते जा रहे हैं और उसे एनर्जी दे रहे हैं चलने की। हाँ ठीक है भाई साहब। तो ये जो फिनोमिना है, जो देखा जाए कि एक एटम धीरे धीरे खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है मतलब डिवाइड हो रहा होगा, तो ये फिनोमिना, दिस फिनोमिना प्रूव्ड दैट एटम्स वर नॉट डिविजिबल। यहां से वो एटम्स इनडिविजिबल वाली थ्योरी खराब हो गई कि एटम्स आर इनडिविजिबल। डाल्टन साहब ने बोला, उनकी थ्योरी फेल। रेडियो एक्टिव ने क्या बता दिया भैया कि पार्टिकल एटम्स को भी और तोड़ा जा सकता है, और एटम अगर टूट गए, एटम भी फर्दर डिवाइड होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। एटम्स डिवाइड होते हैं किसमें, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स तुमने नाम सुने होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जब तुम बड़े हो जाओगे ना, अभी तुम छोटे हो, जब तुम बड़े हो जाओगे भाई, जब तुम बता रहे हैं तुम बड़े होने के बाद तुम और भी पढ़ोगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पढ़ लिया, अब इसके बाद तुम और भी चीजें पढ़ोगे। खैर जब तुम 11-12 तक तो हो ना मेरे साथ। हाँ, वैसे तुम अब तक टिक गए भाई 7-8 मिनट, जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं। अब तक टिकने वाला बच्चा सिर्फ वही होता है जो जेन्युइनली पढ़ना चाहता है। और तुम लोगों ने बहुत बोला था एटीवीआर जर्नी इनसाइड द एटम ले आओ, ले आए तुम्हारे एटीवीआर, और भी तुम्हें रैपिड रिवीजन भी चल रहा है, करते रहना लगातार। अब तुम्हारे हाफ ईयरली आ गए भाई, तो तुम्हारे एटीवीआर ने, तुम पता ना, एक और तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान कर लिया है। तुम्हें दिक्कत नहीं आने देंगे, बस तुम लोग मेहनत करना मत छोड़ना। जब जब जिस जिस जगह तुम्हें एटीवीआर की जरूरत पड़े, सिर्फ इस क्लास में नहीं, अगली क्लास में, उससे अगली क्लास में, जब जब जरूरत पड़े लाइफ में, हम हाजिर हो जाएंगे। ठीक है, तो मजे के साथ पढ़ना है। देखो बहुत आसान क्लास है 9th में, सच बता रहा हूं। तुम्हें हार्ड लग रही है, हार्ड तुम्हें लग नहीं रही, लोग लगवा देते हैं जबरदस्ती तुम्हारे दिमाग में भर भर के, अरे तुझे कुछ नहीं आता, अरे तुझे कुछ नहीं आता, अरे तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा, अरे 9th तो बहुत हार्ड है। कुछ हार्ड नहीं है, बहुत आसान है, बस पढ़ते रहो। बेसिक बेसिक है, टेंशन की जरूरत नहीं। तुम्हें एक एक चीज में यहां बैच में यहां करा रहा हूं, तुम इस क्लास के अंदर, तुम्हें और कुछ सोचने की जरूरत नहीं। एनसीईआरटी भी करा दूं, अभी क्या टेंशन ले रहे हो। चलो ठीक है, रेडियो एक्टिविटी के बाद अब फाइनली जे थॉमसन साहब आए। उन्होंने कहा अच्छा एटम अगर डिवाइड हो सकते हैं, चलो ट्राई करते हैं। तो उन्होंने क्या करा, एक सेटअप बनाया। क्या सेटअप बनाया, जरा इस सेटअप को देखो। इसके लिए एक वीडियो दिखाता हूं तुम्हें। ये एक वीडियो है ना, इस वीडियो को हम चला देते हैं भाई, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, थोड़ा आगे हो जा, आगे आगे। हाँ, इन्होंने क्या करा, एक सेटअप बनाया और उसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी में क्या कर दिया, बैटरी ऑन कर दी। अब तुम एक चीज नोटिस करो, बीच में देखना, बीच में कोई तार नहीं है, यहां से लेके यहां तक कोई तार नहीं है ना। और यहां पे इन्होंने सेटअप बना दिया। सेटअप को दिखाता हूं कैसे, देखना जरा, 1 2 3 एंड गो। इन्होंने कहा एक ग्लास का चैम्बर लो, ठीक है, यहां पर एक लोहे की रोड लो, ठीक है, यहां पर भी एक लो, ठीक है, और यहां पर एक कोट कर दो जिंक का, एक कोट मतलब एक पेंट टाइप कर दो, बताएंगे इसका मतलब क्या है, यहां कर दो। और इन्होंने इसे क्या किया, तार से जोड़ दिया। इधर से जोड़ा नेगेटिव चार्ज और यहां जोड़ा पॉजिटिव चार्ज। जो नेगेटिव चार्ज से कनेक्ट, इसको नाम दिया कैथोड, और जो पॉजिटिव चार्ज से कनेक्ट, इसको नाम दिया एनोड।
बीच में भर दी इन्होंने गैस भर दी, क्या भर दी, गैस, गैस एट लो टेम्परेचर, लो प्रेशर पर क्यों, जब प्रेशर कम होगा तो इजीली कुछ, अगर यहां बीच में कुछ आएगा तो उसे इजी होगा ट्रेवल करना। देखो ये बीच, यहां से तो तुम देख रहे हो, यहां तो करंट आराम से फ्लो कर जाएगा इन तारों में, यहां तार है, करंट आराम से फ्लो कर जाएगा, पर बीच में कैसे करेगा, बीच में तो कोई तार ही नहीं है ना। तो उन्होंने जैसे यहां पे हाई करंट, हाई वोल्टेज बनाई, यानी बहुत ज्यादा करंट भेजा, तो उन्होंने पाया बीच में ना एक स्पार्क हुआ, एकदम से बीच में ना एक रोशनी सी आई। दिखाते हैं कैसे, वीडियो में देखो। बीच में क्या आई भैया, अब रोशनी सी आई, रोशनी वाली भैया आ जाओ जल्दी। एक बीच में आई, देखो रोशनी आएगी बड़ी, एकदम से आई एक रोशनी, देखो जैसे उन्होंने कनेक्शन किया, देखो बीच में एक रोशनी आई, देखो ये बीच में एक रोशनी आई। ओ भाई साहब, यानी एक रे निकली अंदर से, एक एनर्जी, एक रे निकली। ओ भाई खतरनाक। और यहां पे देखो कुछ कलरफुल सा दिख रहा है, तो इस साइड कलरफुल सा आया। इससे पता चला कि यहां से कुछ पार्टिकल उधर पहुंचे, एक रे निकली, क्या निकला, एकदम से एक रोशनी सी निकलती हुई दिखाई दी, ऐसे कुछ रोशनी सी निकलती हुई दिखाई दी। और यहां पर भी चमका कुछ, यहां पर कुछ चमका, इस जगह कुछ चमका। तो इन्हें इससे एक बात पता चली कि यहां से ना कुछ निकला है, इस साइड से कुछ निकला है जो उधर गया है, और वो कुछ ऐसे गया होगा, यहां ऐसे गया होगा, और वो यहां भी जाकर टकराया, तो यहां कुछ चमकी, एकदम से लाइट सी चमकी, तो इन्हें दिखाई दिया कि यहां कुछ आकर टकराया है। तो इन्होंने अज्यूम किया ये है साइड कौन सी, नेगेटिव साइड, ये है साइड कौन सी, पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव साइड कौन जा सकता है, सोच के बताओ। मैंने बोला ये पॉजिटिव है, बताओ इससे अट्रैक्ट कौन होगा, इससे अट्रैक्ट होगा कोई नेगेटिव। तो इन्होंने अज्यूम किया कि यहां कोई ना नेगेटिव पार्टिकल्स थे जो इधर से निकल के इधर गए, वो नेगेटिव पार्टिकल यहां जाकर टकराए हैं, समझे। यही थी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन्होंने क्या बोला, जे थॉमसन साहब ने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट की स्टडी की भैया, एक कैथोड रे एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसको। इसमें दो इलेक्ट्रोड्स ली, दो इलेक्ट्रोड कौन सी, कैथोड एक एनोड, बता दिए कौन कौन सी है। हाई वोल्टेज अप्लाई की, लो प्रेशर गैस रखी, जिससे कि अंदर जो पार्टिकल्स इन्हें चलने में कोई दिक्कत ना भाई, ठीक भाई साहब। इन्होंने इसके बाद क्या किया, इससे ऑब्जर्वेशन, इन्होंने देखा एक रे निकली, कहां से, कैथोड से, नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड पहुंची, और इन रेज को इन्होंने पहले नाम दिया कैथोड रेज। इस रे को नाम क्या दिया, कैथोड रे, क्योंकि कैथोड से निकली ना, इसको इसलिए नाम दे कैथोड रे। इन्होंने देखा भैया अच्छा ये तो बड़ी गड़बड़ बात हो रही है, इन्होंने देखा कैथोड रे निकली, ओहो ठीक है। यहां पर एक बात समझ में आई कि जो कैथोड रे थी, ये जो कैथोड रे थी, ये नेगेटिव से पॉजिटिव हुई है, पॉजिटिव से अट्रैक्ट कौन होगा, नेगेटिव चार्ज। तो इन्हें समझ में आया जो कैथोड रे थी ना, इसमें पार्टिकल्स थे कौन से, नेगेटिवली चार्ज। इन्हें समझ में आया कैथोड रेज वर मेड अप ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। इन्हीं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स का नाम इन्होंने आगे जाके रख दिया इलेक्ट्रॉन। एक और चीज डिस्कवर की इन्होंने, जो इधर आके पार्टिकल टकराए ना, इन्होंने ऑब्जर्व किया उनका मास, किसी तरह मास निकाला होगा, मास ढूंढ के देखा, ये मास एटम से बहुत छोटा था। एटम का मास होगा लेट्स से x ग्राम, है ना, लेट्स से। इन्होंने देखा इलेक्ट्रॉन का मास इससे मतलब ये जो पार्टिकल था ना जो इधर आके टकराया, इसका मास कम था। तो इन्हें समझ में आया कि एटम से भी छोटा कुछ हो सकता है। बात पल्ले पड़ी, हाँ ना बोलो, एटम से भी कुछ छोटा हो सकता है। दीज पार्टिकल्स हैड अ मास मच स्मॉलर देन एटम्स। इन्हीं पार्टिकल्स को नाम इन्होंने दे दिया क्या, इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन्स। क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन्स। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। यही थी मेजर डिस्कवरी ऑफ जे थॉमसन साहब। तो जे थॉमसन साहब को यही से आइडिया आया कि यार मैं एटम के बारे में और डिस्कवरी करता हूं। भाई साहब इन्होंने सोचा अरे यार कुछ पार्टिकल था जो एटम से छोटा, इसका मतलब एटम के अंदर और कुछ भी है। हाँ, तो इन्होंने इसी वजह से एटम की थ्योरी दी, आगे बताएंगे। तो ये सबसे पहला सबएटॉमिक पार्टिकल था डिस्कवर हुआ। सबएटॉमिक मतलब एटम के भी पार्ट्स, ठीक है। ये सबसे पहला पार्टिकल था, पता चला ये नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। और क्या पता चला कि एटम के अंदर और छोटे छोटे कंपोनेंट्स हो सकते हैं, प्रूव हो गया। पहले लोगों को लग रहा था सिर्फ एटम है, लेकिन अब पता चला एटम से भी छोटा कुछ हो सकता है, कम मास वाला कोई पार्टिकल है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने तुमसे क्वेश्चन पूछने की कृपा करी है। जरा बताइएगा कि हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन। अरे भैया जे थॉमसन साहब, ये जे रॉकस्टार वाले नहीं है भाई, ध्यान रखिएगा। विच पार्टिकल हैज द लीस्ट मास, बाद में बताएंगे। चलो एक क्वेश्चन ये वाला भी कर लो भाई, ये वाला भी कर लो भाई। विच साइंटिस्ट प्रपोज्ड दैट एटम्स आर इंडिविजिबल। कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोला इंडिविजिबल एटम, और ज्यादा नहीं तोड़ा सकता। डेल्टन साहब, सबसे पहली थ्योरी ही इन्होंने दी थी, सबसे पहली थ्योरी डेल्टन साहब ने दी थी। इसके बाद डेल्टन साहब के बाद थॉमसन साहब, थॉमसन साहब के बाद एक और साहब आए रदरफोर्ड साहब, रदरफोर्ड साहब के बाद एक और साहब आए जिनका नाम था बोर्स, नील बोहर। और बोहर साहब के बाद एक और थ्योरी आएगी जो बताएंगे बाद में, थोड़ा सा रुकिए जरा, थोड़ा सा धनिक धैर्य रखिए, ठीक है। इसके बाद जे थॉमसन साहब को नोबेल पुरस्कार मिला। ये याद रखने वाली बात है, पुरानी बुक में ये सब नहीं था। पुरानी बुक में एक्चुअली जो पुरानी साइंस की बुक थी उसमें ज्यादा
तिया पांचा नहीं करते थे, वो जबरदस्ती नहीं घुसते थे कि याद करो किसको नोबेल प्राइज मिला। इस बार तुम्हें याद रखना है जे थॉमसन साहब ने जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, पहले एटॉमिक पार्टिकल की, इन्होंने पता है इलेक्ट्रिकल कंडक्ट, यानी इसके अंदर कुछ नहीं था, तार भी नहीं था, फिर भी यहां से रे निकल गई। तो इन्होंने चेक करा, अरे इलेक्ट्रिसिटी तो ऐसे भी फ्लो हो सकती है। इस स्टडी को ही ध्यान में रखते हुए इन्हें नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स के अंदर। किसमें? नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स के अंदर। एक्चुअल में एक बात बताएं तुम्हें तगड़ी, ये कैवेंडिश लेबोरेटरी के, कैम्ब्रिज के अंदर एक कैवेंडिश बहुत फेमस लेबोरेटरी है, हेनरी कैवेंडिश साहब के ऊपर बनी हुई है, नाम है उनका, ठीक है। उसके बहुत फेमस हेड थे, है ना। इन्होंने बहुत सारे साइंटिस्ट को भी आगे गाइड करा। इनके बाद जो मॉडल दिया एटम का वो थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इन्हीं के अंडर उन्होंने काम किया, बहुत सारे अंडर काम नहीं, बेसिकली उन साइंटिस्ट को इंस्पायर किया, गाइड किया, ठीक है। रदरफोर्ड साहब को भी बहुत सारी ज्ञान यहीं से आया कि भाई अच्छा थॉमसन साहब ने ये किया तो हम भी कर सकते हैं कुछ, चलो हम भी ट्राई करते हैं, ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत परेशानी बताइए भैया। तो यहां से थॉमसन साहब को जरूरत पड़ी कि यार मैं मॉडल ऑफ एटम भी दूंगा। होती है ना, जब न्यूटन बाबा के सर पाके एप्पल गिर गया तो उन्होंने फिर एप्पल को गिरने के बाद एप्पल को उठाया और खाया नहीं, उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में एक फॉर्मूला दिया, है ना। तो वही होती है तो बस एक चुल, है ना, चुल ही तो होती है, चुल ही है जो तुम्हें क्यूरियोसिटी पैदा करती है, तुम्हारे अंदर जानने की इच्छा पैदा करती है। अरे ये वो कौन है जिसने पू को मुड़ के नहीं देखा, मूवी देखी इसमें करीना ऐसे करती है, अरे ये कौन है जिसने पू को मुड़ के नहीं देखा, क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा, है ना। तो इनकी भी जानने की इच्छा थी, हम भी जानेंगे एटम में क्या। तो इन्होंने बेसिकली इच्छा क्यों इन्हें, लोग आज तक कहते थे कि एटम न्यूट्रल है। मान लो ये पेन है, ये पेन भी एटम से मिलकर बना है, क्या करंट मार रहा है मुझे? नहीं, न्यूट्रल है, पर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो फिर ये न्यूट्रल कैसे? तो इन्होंने इसी बात को सोचा कि भैया हम तो जानते हैं कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम होते हैं न्यूट्रल, तो ये जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, इसकी डिस्कवरी तो इन्होंने कर दी, फिर पॉजिटिव चार्ज कहां है? अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी तो होना चाहिए, तभी तो नेगेटिव पॉजिटिव खत्म करेंगे, एक दूसरे को न्यूट्रल बनाएंगे। नेगेटिव तो मिल गया, अब पॉजिटिव कहां है? इसी बात को मद्देनजर होते हुए इन्होंने एक बढ़िया एक थ्योरी दी। इन्होंने कहा कंसीडर करो एक एटम ना एक स्फेयर है पूरा बड़ा, क्या है? एक स्फेयर, एक गोला है, क्या है? एक गोला। इन्होंने बोला एटम क्या है? एक स्फेयर जिसमें पूरा भरा हुआ है क्या भैया? पॉजिटिव चार्ज, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज है, और इसमें कहीं कहीं बीच में इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज बैठा है, इलेक्ट्रॉन 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 ऐसे बोल दिए, एम्बेडेड, धसे हुए हैं। क्या ये तरबूज की तरह दिख रहा है? तो इन्होंने अपने मॉडल को नाम दिया तरबूज मॉडल। क्या नाम दिया? वाटरमेलन मॉडल, वाटरमेलन। या एक और नाम दिया, क्या नाम दिया? क्या नाम दिया? वो देखे तुमने वो मफिन से खाए, मफिन जो होता है तुम्हारे, प्लम, प्लम खाए, प्लम 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 पुडिंग, तो इन्होंने इसको एक और नाम दिया प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल, क्योंकि बिल्कुल उसके जैसे दिख रहा है, एक स्फीयर जिसके अंदर चार्ज धसे हुए हैं। ठीक है भैया, ठीक है, ये वाली बात की दिक्कत परेशानी तो देखो, एटम इज कंसीडर्ड एज द स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। एटम पूरा पॉजिटिव स्फीयर चार्ज है, और नेगेटिवली चार्ज जिसमें अंदर धसे हुए, एम्बेडेड हुए पूरे के पूरे स्फीयर में। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आर बैलेंस्ड, बराबर हैं, जिसकी वजह से एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोल दिया जाए। कोई दिक्कत परेशानी बताइए भाई, समझ रहे हो? यानी कि कुछ लोग इस चीज को ऐसे सोच लेते हैं, मैंने ना दुनिया में बहुत पुण्य कर लिया, मैं थोड़े पाप करूंगा, बैलेंस करूंगा नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसा नहीं सोचना है भाई। ठीक है, इसके बाद आ जाओ, इसके बाद आ जाओ, बढ़िया एक क्वेश्चन नहीं, चलो पहले ये देख लो, ये रहा, देखो तरबूज, ये रहा, बीच बीच में बीज दिखते हैं तुम्हें, बिल्कुल ऐसे इन्होंने इमेजिन कराया कि भैया ऐसा मानो जो रेड पल्प है जो तुम खाते हो वाला पार्ट, ये पॉजिटिव चार्ज, और बीच बीच में जो बीज जो तुम सोच लेते हो कि पेट में जाके एक नया पौधा उग जाएगा। अच्छा, बचपन में कितने बच्चों ने सोचा है कि अगर मैं बीज वाली चीजें खा लूंगा तो पेट में पौधा उग जाएगा? ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है। हाँ, तो इन्होंने यही मॉडल एटम के दिए, तो इसके ऊपर, लेकिन ये एटम फेल हो गया, बहुत मेहनत से सोचा पर फेल हो गया। क्यों? पहली बात, तुम्हें आगे जाके पता चलेगा एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, ये समझा नहीं पाए न्यूक्लियस कहां है। इट कुड नॉट, ये एटम का मॉडल, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बारे में नहीं बता पाया। ठीक है, अभी रदरफोर्ड साहब का एक एक्सपेरिमेंट आएगा जिसके अंदर वो ऐसे कुछ पार्टिकल्स भेजेंगे और उस पार्टिकल से टकरा के ऐसे एंगल पे चले जाएंगे ऐसे। ये इनका थॉमसन साहब का एटम, ये मॉडल समझा नहीं पाए कि ऐसे डिफ्लेक्ट क्यों हुए, ऐसे एंगल पर क्यों चले गए, ये बात नहीं समझा पाए ऐसा क्यों हुआ। सेकंड, इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई सम पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय लार्ज एंगल्स, डिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है, और इन्होंने अज्यूम किया खुद से कि पॉजिटिव चार्ज पूरे में फैला हुआ है,
जो कि बात बाद में गलत निकली, पॉजिटिव चार्ज पूरे में नहीं फैला हुआ है। तो 3 बातों की वजह से इनके एटम को फेलियर करार दे दिया गया। कुछ बिगड़ जाता है अगर ये पहली डिसाइड कर लेते सारे लोग कि भैया मिलके काम करते हैं, एक ही एटम का मॉडल दे देते, बच्चों को इतने सारे एटम के मॉडल क्यों पढ़ने के लिए दे, ठीक है। पर चलो कोई बात नहीं, हमें पढ़ना है, लोगों की गलतियों से ही सीखना होता है आगे जाके, तभी तो एटम का मॉडल बहुत बेहतर बन पाया। तुम्हारी बुक में पोज एंड पॉइंटर करके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। मान लो तुम्हारा मन कर रहा है खुद का एक एटम बनाने का, तुमने कहा मैं खुद का एक एटम बनाऊंगा। हाँ, सपोज यू मेड अप ऑफ योर ओन एटम एज थॉमसन डिस्क्राइब। थॉमसन साहब ने क्या बोला, ये पूरा एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके बीच में नेगेटिव चार्ज धसा हुआ है, एम्बेडेड है, धसा हुआ है। तो तुम्हें ये सोच के बनाना है। यूजिंग क्ले, क्ले लेनी है, अभी इसके लिए मान लो मिट्टी लेनी है, क्ले लेनी है, तो तुमने क्ले ली बहुत सारी, ये रही क्ले। इस क्ले को तुमने क्या मान लिया, ये पूरी क्ले क्या भैया, क्ले तो ब्राउन होती है, ब्राउन, हाँ ये पूरी क्ले है, ये पूरी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। एंड स्मॉल बीड्स, कुछ टुकड़े हैं छोटे छोटे, फॉर द इलेक्ट्रॉन स्प्रेड थ्रू आउट इट। और यहां पे तुमने बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फैला दिए, बीड्स, बीज बहुत सारे टुकड़े फैला दिए। अब पहला पार्ट कह रहा है, जब ये जो क्ले थी ये पॉजिटिव चार्ज है, कह रहा है द पॉजिटिव चार्ज ऑन द क्ले इज लेसर। कह रहे हैं जो पॉजिटिव चार्ज है ना ये कम है, ये नेगेटिव ज्यादा है, पॉजिटिव कम नेगेटिव ज्यादा, तो ओवरऑल नेगेटिव ज्यादा। मैं बोल रहा हूं 10 पॉजिटिव है और 12 नेगेटिव है, तो बताओ ओवरऑल आंसर क्या है, नेगेटिव। तो क्या ये मॉडल फेल हो गया, क्योंकि ये तो नेगेटिव ज्यादा हो गए, नेगेटिव ज्यादा मतलब तो नेगेटिव चार्ज है, हाँ ना बोलो, तो ये बात तो गलत हो, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा एक बार तुम ट्राई करना, क्या कहना चाह रहे हैं बताओ, विच पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। इसका क्वेश्चन का बाद में जवाब देना तुम। चलो एक और पॉजिटिव पॉइंटर देखो, कह रहा है कुड एन ऑरेंज और अ लेमन, एक संतरा और एक नींबू। संतरा ये रहा भैया, ये रहा संतरा, ऐसे ही होता भाई, फांके होती है इसमें अंदर, फांके, इसकी एक फांक ऐसी होती है, यही होती है, और यहां इसमें बीज होते हैं, यही होती है, ऐसी कुछ होती है, देखो संतरा कुछ ऐसी होता है भाई, ये बीज होते हैं, होते हैं, ठीक है। कह रहा ऑरेंज और लेमन को नींबू भी ऐसी होता है। क्या तुम एक थॉमसन के मॉडल से कंपेयर कर सकते हो, जैसे वाटरमेलन मॉडल था, ये कहां तक ठीक है और कहां तक गलत है। चलो ऑब्वियस सी बात है, हाँ कर सकते हैं कुछ एक वे में कि हाँ भैया गोल है संतरा, गोल है नींबू, गोल था वाटरमेलन, ठीक है, यहां तक तो बात ठीक है। पर वाटरमेलन में बीज हर जगह फैले होते हैं, ये बात बोली थी थॉमसन साहब ने, पर लेमन में बीज सिर्फ बीच में होते हैं, होते नहीं होते, बता, लेमन में, ऑरेंज में, सिर्फ बीच में भी, तो ये बात यहां गड़बड़ होगी ना, क्योंकि थॉमसन साहब ने बोला था नेगेटिवली चार्ज पूरे स्फीयर में एम्बेडेड होता है, फैला होता है, स्प्रेड थ्रू आउट द whole watermelon, but in nimbu and orange negatively charged is at some specific places, so it falls short. In what ways does it match? Because sphere tha और बीज था, and where does it fall short? Because the negative charge, the seeds are in the specific place in lemon and orange. I hope तुम लोग ये बात समझ गए होंगे, ठीक है। अब आ जाओ गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, बहुत ध्यान सुनना। सोने का ही गहना क्यों बनाते हैं, कभी सोचा है तुमने, ऐसा क्या है सोने में। तुम लोगों को मैंने पढ़ाया हुआ है, तुम लोगों ने अगर मेरे पुराने वीडियोस देखे, मैंने तुम लोगों को वन शॉट पता नहीं कौन सा दे रहा हूं, तुम लोगों को फोर्स का दे चुका हूं, हाउ फोर्स अफेक्ट्स मोशन, तुम लोगों को मैं सेल, टिश्यू, मोशन, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स, ये सब दे चुका हूं, है ना। तो तुमने वहां पे टॉपिक पढ़ा था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स की खास बात होती है, मेटल्स को पीटते जाओ पीटते जाओ पीटते जाओ तो मेटल्स फैलते हैं। और गोल्ड तो बहुत अच्छा है, गोल्ड होता है मैलिएबल, डक्टाइल। मैलिएबल का मतलब अगर तुम गोल्ड को पीटोगे तो पतला होता जाएगा, इसलिए जो लड्डू होते हैं, बर्फी होती है, उन पे चांदी की परत चढ़ी होती है, उस चांदी को इतना पीटा गया, इतना पीटा गया, इतनी पतली होगी कि उसमें चढ़ा दिया उसे, है ना। तो ऐसे ही अगर तुम गोल्ड को बेहतरीन तरीके से पीटे जाओगे, पीटते जाओगे पीटते जाओगे पीटते जाओगे, तो एक टाइम आएगा गोल्ड बहुत पतला हो जाएगा। अब मैं कह रहा हूं गोल्ड के सिर्फ एक एटम को गौर से देखो, मान लो गोल्ड का एक एटम, इसको जूम कर दिया हमने, बहुत बड़ा, इतना बड़ा नहीं होता एटम, पर हमने दिखा दिया समझाने के लिए। ये गोल्ड का एक एटम है, ये सेंटर पार्ट है, ये रहा। तो इन्होंने कहा यहां पर एक रे भेजनी है, रे किसकी, अल्फा पार्टिकल की। अल्फा पार्टिकल क्या होता है भैया, सुनो, कितने लोगों को पता है हीलियम क्या होता है। हीलियम, हीलियम सुना है ना, एटॉमिक नंबर अभी सब पढ़ाऊंगा वैसे आगे, पर तुम्हें पता है हीलियम होता है 2। क्या हीलियम होता है 2He4। आई नो कि तुम लोग जानते हो, नहीं जानते तो कोई बात नहीं। हीलियम एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। बेसिकली हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं, याद रखोगे, 2 ही न्यूट्रॉन है। अगर कोई एलिमेंट दानवीर है, दानवीर मतलब दे दे, अगर कोई एटम अपने, ये मान लो 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे,
तो ये बन जाता है He2 पॉजिटिव, ये बन जाता है। हमेशा याद रखना, एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन या तो दे सकते हैं या ले सकते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं दे पाते। उसका रीजन अभी आगे पता चलेगा। तो अगर कोई एलिमेंट अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो वो +1 बन जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन दे दे तो +2 बन जाता है, 3 इलेक्ट्रॉन दे दे तो +3 बन जाता है। इसी तरह कोई एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो -1 बन जाता है। यानी देने वाला पॉजिटिव, बढ़िया दानवीर है ना, और लेने वाला नेगेटिव। तो हीलियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ये बना 2 पॉजिटिव। इसी को एक्चुअल में अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल। याद रखोगे, याद रखोगे भाई साहब। अब इसने 2, देखो बेसिकली हीलियम के पास कौन थे, 2 तो थे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, 2 थे पॉजिटिव यानी प्रोटॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है, नो चार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। ठीक है भाई साहब। तो अब इसने क्या करा, -2 हटाओ तो क्या बचा, देखो, इसलिए He2 पॉजिटिव लिखा है। यानी ये एक्चुअल में कैसा चार्ज है, ये है पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो क्या किया रदरफोर्ड साहब ने, रदरफोर्ड साहब आए, उन्होंने जो अल्फा पार्टिकल है इनकी एक रे, मतलब बहुत सारे अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं उसमें, उनकी एक रे, एक गन बना दी, डिच के गोली छोड़ी ऐसे, तो ये गए अल्फा पार्टिकल। और इन्होंने देखा कि जो अल्फा पार्टिकल है भैया, ये जो भैया अल्फा पार्टिकल है यहां से सीधा निकल गया, सीधा निकल गया, देखो कुछ नहीं हुआ, सीधा निकल गया, कोई दिक्कत नहीं हुई इसे। ठीक है, एक और भेजा इन्होंने, चल बेटा तुझे देखते हैं। ये देखा, ये भी सीधा निकल गया, भैया कुछ हुआ ही नहीं भैया, कछु ना हुआ। ठीक है, एक और देखा इन्होंने, भैया ये भी सीधा निकल गया, कुछ कछु ना हुआ, और कछु ना हो रहा। हाँ, तो इन्होंने बहुत सारे भेजे ऐसे, सब सीधे जाते गए। लेकिन जब ये सेंटर के पास पहुंचे, यहां पहुंचे, तो हुआ क्या, सेंटर के पास पहुंचते ही, अरे टेढ़ा क्यों हो गया, हाँ, सेंटर के पास तुम जितना पास है तो ये ना हल्के से डिफ्लेक्ट हुए, बहुत हल्के से डिफ्लेक्ट हुए, देखो सेंटर के पास आने पे। और जो सेंटर के बिल्कुल सेंटर पे था, जो बिल्कुल सेंटर पे था, वो आया और यहीं से वापस चला गया। यानी कि जितना सेंटर के पास आए, सेंटर के पास आते ही ये दूर भागने लगे। ये खुद पॉजिटिव है, पॉजिटिव चीज किससे दूर भागेगी बताओ, पॉजिटिव चीज पॉजिटिव से दूर भागेगी, पॉजिटिव चीज पॉजिटिव से दूर भागी। ये पॉजिटिव पार्टिकल जो सेंटर पे आ रहा था वो बिल्कुल वापस चला गया। यानी सेंटर में कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव बैठा है, सेंटर में कोई बैठा है जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, तभी तो सेंटर के पास पॉजिटिव नहीं जा रहे, लेकिन बाकी जगह सारे पार्टिकल सीधे निकल गए। अल्लाह भैया सीधे जा रहे हैं हम तो, अल्लाह भैया हम तो सीधे जा रहे हैं भैया, अल्लाह भैया हम तो सीधे गए, अल्लाह भैया हम तो सीधे जा रहे हैं, अल्लाह भैया हम तो सीधे। यानी सेंटर से दूर थे तो पार्टिकल सब सीधे जा रहे हैं, सेंटर से दूर सारे पार्टिकल सीधे जा रहे भैया, सेंटर से दूर। अरे हो जाओ, काहे नहीं हो रहा, ये पगला आ गया भैया, चलो ठीक है। सेंटर से दूर सारे पार्टिकल सीधे जा रहे हैं, लेकिन सेंटर के जितना पास आते जा रहे हैं उनमें डिफ्लेक्शन आ रहा है, भटक रहे हैं किसी एंगल पर। अब भैया कछु दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत है? इससे क्या पता चलता है, क्या मैं बोल सकता हूं बहुत ज्यादा एटम खाली है, सेंटर के अलावा ज्यादातर एटम खाली है। एक बात तो ये समझ में आती है, सेंटर के अलावा पूरा एटम लगभग खाली है, और सेंटर में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है। तभी तो पॉजिटिव वाली ये एक्चुअल में अल्फा पार्टिकल की रे है, एक बीम है। क्या ये सेंटर से दूर भाग रही है और ये खुद पॉजिटिव है, सेंटर से दूर भाग रही है, मतलब क्या ये पॉजिटिव चार्ज दूर भाग रहे हैं, तो मतलब अंदर सेंटर में भी कोई क्या होगा भैया, पॉजिटिव चार्ज होगा। हाँ ना बोलिए भाई साहब, कोई दिक्कत परेशानी? क्या क्या पता चला, एटम लगभग खाली है, सेंटर में बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है। ये बात यहां से न्यूक्लियस के बारे में पता चला। ये जो सेंटर में यहां पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज इन्होंने बोल दिया, इसी को क्या बोल दिया, न्यूक्लियस। और इसके अंदर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज भरा पड़ा है, इसके अंदर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज भरा पड़ा है। इन्होंने इसे आगे जाके इस एक्सपेरिमेंट में नहीं, लेकिन बाद में जाके इनको नाम दिया प्रोटॉन। क्या नाम दिया बाद में जाके इनको, प्रोटॉन। क्या नाम दिया इन्हें बाद में जाके, प्रोटॉन। ये भैया यहाँ पे भूत आ गया क्लास में, मुझे ऐसा लग रहा है, हम सोचे भैया अब तो ये भूत गड़बड़ कर पर भाग गए। चलो ठीक है, तो ये वाली बात समझ में। तो देखो 2-3 बातें हुई यहां पर, इन्हें जरा देखते हैं। तो गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ भैया, सबसे पहले तो ये किसने किया, गीगर और मार्जन, ये दोनों अर्नेस्ट रदरफोर्ड के अंडर काम कर रहे थे। इन दोनों ने किया अर्नेस्ट रदरफोर्ड की हेल्प से, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक बीम, एक रे भेजी, किसकी, अल्फा पार्टिकल्स की। अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज, याद रखना। कहां भेजी, डायरेक्टेड एट अ वेरी थिन शीट ऑफ गोल्ड फॉइल।
सो दैट एक ही एटम पे जाकर टकरा भाई। अल्फा पार्टिकल्स आर टाइनी, बहुत छोटे छोटे थे भैया, पॉजिटिवली चार्ज थे भैया है। और पार्टिकल्स कहां से, ये रेडिएक्टिव एलिमेंट से निकलते हैं, ठीक है, हीलियम के वो हीलियम 2 पॉजिटिव He2 पॉजिटिव वो होता है, ठीक है, और ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट से भी निकल सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके बाद ऑब्जर्वेशन क्या थी, एक तो ये कि ज्यादातर पार्टिकल्स पास्ड हो गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, बिना भटके सीधे निकल गए, ठीक है भाई। अब तुम सोचो कि ये कैसे पता चला सीधे निकल गए, यहां कौन बैठा था जो बता रहा है, तो यहां पर एक जिंक की कोट कर दी, वही याद है, जैसे इस पे पार्टिकल टकराए यहां पे एक लाइट सी जली, तो पता चला ओ भैया यहां टकराए हैं पार्टिकल, ठीक है, सही बात, तो ऐसे पता चला, ठीक है। और सम अल्फा पार्टिकल्स वर शार्पली डिफ्लेक्टेड, कुछ हल्के हल्के डिफ्लेक्ट हो गए, बहुत हल्के से, है ना। कुछ पार्टिकल्स बिल्कुल बाउंस बैक हो गए, टकरा के सीधा वापस आ गए, यानी वहां पर सामने बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज था। तो इन ऑब्जर्वेशन को मद्देनजर रखते हुए क्या कंक्लूजन निकला भाई, कंक्लूजन ये निकला, सबसे पहली बात तो एम्प्टी स्पेस है बहुत ज्यादा एटम में, पहली बात तो बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेस है, तभी तो सीधे निकल गए। दूसरा, बीच में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बैठा है, उस बीच वाली जगह को, उस डेंस जगह को नाम दे दिया न्यूक्लियस इज ए डेंस रीजन, नाम दे दिया, ठीक है। वहां पर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज बैठे हैं और सारा का सारा एटम का मास ज्यादातर वही है, मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम वहीं बैठा न्यूक्लियस में। यहां से न्यूक्लियस की बात हुई, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में इन्होंने बाद में बताया। ये ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है ये रदरफोर्ड साहब के एक्सपेरिमेंट, जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट है, वहां से पता नहीं चला, इन्होंने बाद में उसके बारे में बताया, याद रखी जाएगी बात, ये पॉइंट याद रखना, ये बाद में पता लगा है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन्स कहां घूमते हैं चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ, इनका मूवमेंट बिल्कुल वैसे ही है जैसे सन के चारों तरफ प्लैनेट घूमते हैं, उससे इन्होंने इसको कंपेयर किया। बेसिकली इनका जो मॉडल था वो एक तरह से किस पर डिपेंडेंट कर रहा, किस पर, इन्होंने सोलर सिस्टम को बिल्कुल इमेजिन किया कि जैसे सोलर सिस्टम होता है ना भाई, दिखाते हैं तुम कैसा होता है सोलर सिस्टम, देखे होगे तुम भी, ये रहा सोलर सिस्टम, और बीच में सन, इन्होंने बोला यही है बिल्कुल, ये है न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये बोला इन्होंने, ठीक है भाई। अब एक क्वेश्चन, अल्फा पार्टिकल्स यूज्ड इन द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट वर पॉजिटिवली चार्ज, याद रखी जानी चाहिए बात, ठीक है। इसके बाद ये बता दी हम तुम्हें, ये बता दिए, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मोस्ट ऑफ एन एटम इज, एटम लगभग क्या है, खाली, एम्प्टी स्पेस एटम के अंदर बहुत ज्यादा, इनके एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल जो पास कर गए थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट डिफ्लेक्शन, क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा, फिर से वही एटम का स्पेस खाली है, अलग तरीके से पूछ ले क्वेश्चन। अब यहां से न्यूक्लियस के साइज की बात करी, देखो इन्होंने देखा कि यार सेंटर में ही है जो दिक्कत है, बस सेंटर में ही बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज बैठा है, उस सेंटर को नाम दे दिया न्यूक्लियस। पर वो कितनी जगह थी, पूरा एटम तो खाली है, वो छोटी जगह में था बस। तो इन्होंने बोला कि न्यूक्लियस बहुत ज्यादा छोटा है, एटम के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा छोटा है। जैसे मान लो पूरा शहर है, बीच में छोटा सा घर दिख रहा है, इतना सा है बस न्यूक्लियस, और इसी न्यूक्लियस के अंदर सारा माल भरा हुआ है भाई, सब कुछ इसी के अंदर है भाई, हाँ सब कुछ इसी के अंदर है। इन्होंने बोला जो एटम का डायमीटर है वो होता है इतना, 10⁻⁻10, और न्यूक्लियस का 10⁻⁻15 पावर माइनस की, और समझ रहे हो कितना गुना हो गया ये, 1,00,000 गुना छोटा, 1,00,000 गुना साइज, छोटा साइज है किसका, न्यूक्लियस का, ठीक है। छोटी सी खुशी, छोटी सी हंसी, छोटा सा टुकड़ा चांद का, आ दिखाएं चल तुझे हम लिमिटेशन रदरफोर्ड की। सीधा बता रहा हूं क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, सुन लो, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सीधा, रदरफोर्ड साहब के गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन पूछी जाएगी, ये क्वेश्चन आना ही आना है, ध्यान रखिएगा, बता रहे हैं अभी आएगा ये। बोहर साहब के, सुन लो, इनकी लिमिटेशन, लिमिटेशन का मतलब क्या कमियां थी, पहली चीज तो लिमिटेशन बेसिकली बात करूं तो सबसे मेन तो ये थी, ठीक है, इनका एटम बेशक थॉमसन मॉडल से ज्यादा बेटर था, बट इनका मॉडल समझा नहीं पाया स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स। मतलब क्या इसका, सुनना जरा, यह है न्यूक्लियस बीच में, यह रहा न्यूक्लियस, इन्होंने बोला इसके चारों तरफ घूमते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। अब लोगों ने क्वेश्चन करा जब इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहे हैं, गोल घूमते घूमते क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रिलीज करनी चाहिए, जो भी चीजें गोल घूमती है ना वो अपनी एनर्जी उन पे एक्चुअल में, सुन लो, अगर गोल घूम रही है तो काम कर रही है तो एनर्जी निकालेगी भाई, एनर्जी निकालेगी तो एनर्जी खत्म होते होते क्या इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसा होना चाहिए, ऐसे स्पाइरल शेप, और फाइनली एटम कहां गिर जाना चाहिए, न्यूक्लियस में, ऐसे तो एटम खत्म हो जाएगा, स्टेबल ही नहीं रहेगा। ये बात ये समझा नहीं पाए, इस बात को बाद में समझाने आएंगे, कौन, देखते हैं। अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाउंस्ड बैक, कुछ पार्टिकल बिल्कुल बाउंस बैक का मतलब आए और वापस चलेंगे, क्यों, क्योंकि वो कहां गए होंगे, वो बिल्कुल छोटे वाले पार्ट जो तुम्हारा न्यूक्लियस है वहां जाकर टकराए होंगे इस वाले पार्ट पे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव था। तो रदरफोर्ड साहब पहली बात है न्यूजीलैंड में पैदा हुए थे भाई, बहुत
खाली जगह है, पता है ना तुम्हें, न्यूजीलैंड। ठीक है, ये फिर कैम्ब्रिज चले गए थे, किसके साथ काम करने, जे थॉमसन के साथ काम करने गए, और बाद में इनको फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी बोला जाने लगा। ठीक है, इन्होंने नोबेल प्राइज जीता केमिस्ट्री में, हाँ केमिस्ट्री में जीते नोबेल प्राइज। जैसे रदरफोर्ड साहब कहां जीते थे बताइए, ओ थॉमसन साहब कहां जीते थे बताइए जरा कमेंट में, कौन जीते थे, है ना। इन्होंने, इनका एक्चुअली में इनका जो पोर्ट्रेट है ना, इनकी जो शक्ल है भाई, वो न्यूजीलैंड के $100 के नोट पे भी दिखाई देती है। हाँ, बड़े इज्जतदार आदमी थे भैया न्यूजीलैंड के। ठीक है, इसके बाद हुई डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। जस्ट एक्सपेरिमेंट के बाद प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने ही की, रदरफोर्ड साहब ने डिस्कवर कर दिया कि जो वो अंदर जो पार्टिकल था बहुत ज्यादा पॉजिटिव था, उसको नाम दे देते क्या, प्रोटॉन। जो अंदर पॉजिटिव चार्ज था न्यूक्लियस को, उसको नाम दे दिया प्रोटॉन। ठीक है, और उन्होंने एक और बात बोली कि एटम पता है न्यूट्रल क्यों है, हमने सब पढ़ा कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्यों है, जितना इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है उतना ही प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए दोनों मिला के क्या बनाते हैं, न्यूट्रल। ये बात इन्होंने बताई। ठीक है, ये दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल ढूंढा जा सका, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन। आ जाओ ही अगला। अब इसके बाद आई बोहर साहब की बारी। बोहर साहब क्या बोले सुनना जरा, बहुत मजेदार बात बताई इन्होंने। पता क्या बोला, तुम लोग जा रहे हो मान लो मूवी देखने या फुटबॉल का मैच देखने, कॉन्सर्ट देखने, जैसे पेपन का कॉन्सर्ट है, पेपन को जानते हो, नहीं जानते हो तुम, जिनका भी वाला गाना है, ना आए हो ना आओगे, न दिन ढले सताओगे, न शाम की करारी चाय लबों से यूं पिलाओगे, गए तुम गए हो क्यों, रात बाकी है, गए हम थम गए, जज्बात बाकी है, गए क्यों। बोरिंग सा गाना ना, पर कोई बात नहीं। हाँ, तो उनके कॉन्सर्ट में ना टिकटें थी भाई, ये सबसे ऊपर वाली सीट, यहां पे पेपन साहब गाना गा रहे हैं। चलो पेपन की जगह कुछ और कोई और ले लेते हैं, कोई कौन ले लेते हैं, वो ले लेते हैं, ओ यो हनी सिंह रफ्ता दानी 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 दोनी दोनी ओंदे बीट पे। तो यहां पर ये पहली, ये सीट है पहली पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो जो इनके सबसे पास वाली सीट है, ये वाली सीट है मान लो 1,00,000 रुपये की, ये सीट है 50,000 रुपये की, यह है 25,000 रुपये की, यह 12,000 रुपये की। तो जिस इंसान के पास 1,00,000 रुपया है वो कहां जाएगा, यहां। 1,00,000 रुपए देके खर्च करने वाले लोग यहां जाकर बैठेंगे, देखेंगे भैया हैं, और फिर जब सिंगर आएगा, सिंगर को ऐसे गोदी में उछाल लेंगे भाई। हाँ, ये जिनके 50,000 है वो यहां बैठे हैं भाई, जिनके पास 50,000 है। ठीक है, यानी जिसके पास जितना रुपया, क्या भैया, वो वहीं बैठेगा जहां जितनी उसकी जेब की हैसियत है भाई। किसी के पास 12,000 है वो यहां बैठेगा, है को वो यहां बैठेगा, और जो समझदार है वो अपने घर बैठेगा। ऑब्वियस सी बात है। अब 12,000 रुपए में हम यहां बैठेंगे जाके, 12,000 रुपए में हम क्या करेंगे, बहुत सारा काम कर सकते हैं भाई। हाँ, तुम लोग क्या कर सकते हो 12,000 बताओ जरा। बचपन में तो 2 रुपया होते थे हमारे पास। हाँ, मजाक नहीं कर रहा, ये तुम्हें अजीब लगेगा पर पूछना अपने, तुम्हारे कोई कजन बड़े हों, तुम्हारे पापा मम्मी, उनसे पूछना, हफ्ते 2 हफ्ते के 1 रुपया मिलता था। उस टाइम 50 पैसे भी चलते थे, पता है, 1 रुपया मिलता था। मैं इकट्ठे करता था, जब 5 रुपये हो जाते थे ना, तो मैं बहुत सारी चीज खरीदता था। हाँ, एक पार्ले जी का बिस्किट, पहले शक्तिमान बहुत फेमस थे, तो शक्तिमान के स्टिकर भी आते थे, पोकेमोन के आते थे, तो फिर खरीदते थे भाई। तो अब 12,000 में तुम अब क्या कर सकते हो बताना हमें जरा। तो बोहर साहब ने एक बात बोली कि ये जो तुम्हारा एटम है ये कुछ ऐसा है, यहां इसमें न्यूक्लियस है मान लो, ये रहा न्यूक्लियस, मान लो न्यूक्लियस बाबा ये रहे, इन्होंने बोला ये रहे न्यूक्लियस बाबा। इन न्यूक्लियस के बाहर कुछ ऑर्बिट्स हैं, 1 2 3 4, ये फ्रेंच है। हाँ, इन्होंने बोला ऐसा नहीं इलेक्ट्रॉन यहां घूम सकता, कहीं इलेक्ट्रॉन गार्डन में नहीं घूम सकता, ऐसी कि मन कर रहा है यहां घूम लेता हूं, 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 ऐसा नहीं। इलेक्ट्रॉन को सीट मिलेंगी, जितनी उसकी जेब की हैसियत होगी, जितना उस पर पैसा होगा उतना ही। तो यहां पे पैसे की जगह एनर्जी की बात करेंगे। इनको बोला गया ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल्स या शेल, या तो शेल बोल दो या ऑर्बिट्स बोल दो या एनर्जी लेवल्स बोल दो। ठीक है, इनको बोला गया। तो बोहर साहब बोले, क्या बोले, बड़ा अच्छा बोले। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रैंडम कहीं नहीं घूम सकता, गार्डन नहीं है जो घूमेगा इसे। हाँ, इलेक्ट्रॉन को फिक्स ऑर्बिट में घूमना पड़ेगा, यानी कि लेट्स से इस ऑर्बिट का टिकट 1 जूल रुपीस है, 1 जूल है मान लो, 1 जूल, जूल होती है एनर्जी की यूनिट। चलो जूल छोड़ो, तुम, मैंने बोला इसका टिकट है मान लो x, इसका है y, या XY छोड़ो, इसका टिकट है मान लो 2 रुपए, इसका है 4 रुपए, इसका है 6 रुपए, इसका है 8 रुपए। इलेक्ट्रॉन के पास है 3 रुपए, कहीं नहीं बैठेगा,
बैठ ही नहीं सकता। अब वो 1 रुपया त्यागेगा और उसके पास 2 रुपए आएंगे, तब वो यहां बैठेगा। इलेक्ट्रॉन के पास है 6 रुपए, तो क्या वो यहां बैठ सकता है? नहीं। यहां बैठ सकता है? नहीं। यहां बैठ सकता नहीं। 6 रुपए तो यहीं बैठेगा। यानी इलेक्ट्रॉन कहीं भी किसी भी रैंडम जगह नहीं घूम सकते। इलेक्ट्रॉन की फिक्स्ड ऑर्बिट होगी, है ना, यानी उसके पास जितनी एनर्जी, मान लो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है, इसकी एनर्जी मान लो एक्स, इसकी वाई, इलेक्ट्रॉन के पास है वाई एनर्जी, तो वो इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट में घूमेगा। एक और खास बात बोली इन्होंने, रदरफोर्ड साहब स्टेबिलिटी नहीं समझा पाए थे ना, इलेक्ट्रॉन गोल घूमते हुए एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी खत्म होगी तो धीरे धीरे न्यूक्लियस के पास आके गिर जाएगा। इन्होंने बोला नहीं, इलेक्ट्रॉन गोल घूमते कोई एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, गोल घूम रहा है कोई एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, घूमता रहेगा, लेकिन एनर्जी रिलीज करेगा, कब करेगा बता देंगे तुम्हें, ठीक है, ये वाली बात क्लियर हुई। तो इन्होंने क्या बोला भैया, इन्होंने नील्स बोहर नाम था इनका, है नील्स, NEILS, नील्स बोहर, ठीक है, ये नाम था। 1913 में इन्होंने एक्सप्लेन किया स्टेबिलिटी, जो रदरफोर्ड साहब नहीं समझा पाए। इन्होंने बोला क्यों इलेक्ट्रॉन नहीं गिरता न्यूक्लियस में। पहली बात, इलेक्ट्रॉन डू नॉट मूव रेंडमली अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन ऐसे ही डज नॉट, हाँ, इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट मूव रेंडमली, ऐसे ही नहीं कहीं घूम सकते इलेक्ट्रॉन ना, इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमेगा, फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। उन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ को हम ऑर्बिट्स बोलते हैं, शेल बोलते हैं, स्टेशनरी स्टेट बोलते हैं, एनर्जी लेवल्स बोलते हैं, बहुत सारे नाम है, तुम इनमें से कोई 1 या 2 याद कर लो, ठीक है, ये वाली बात। ओके, ये वाली बात क्वेश्चन बाद में पूछेंगे, ये वाला क्वेश्चन भी बाद में पूछेंगे। ये बताओ, तो इन्होंने क्या क्या बातें बोली। पहली बात, हर शेल या ऑर्बिट की हैज ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, इनकी फिक्स एनर्जी होगी। इस एनर्जी को ही, इन शेल्स को ही एक और नाम दिया गया एनर्जी लेवल्स, ऑलरेडी बता चुके हो, देखो एनर्जी लेवल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इनके नाम दिए गए, जो सबसे पहली है, ये न्यूक्लियस है, पहली का नाम है के, फिर एल, फिर एम, फिर एन, ऐसे करते हैं, OP ऐसे करके, है ना। तो के शेल, ये शेल नाम दीजिए, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, इनको ऑर्बिट्स भी बोल सकते हैं। इनको नंबर से, इसको n=1 बोला गया, इसको 2, इसको 3, इसको 4, ऐसे नाम दे दिया, नंबर दे दिए। इन्हें नंबर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और अल्फाबेट से भी। नंबर से कैसे, 1 2 3 4, ये कौन सी ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, या फिर के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, है ना। इनको शेल से भी, इनको ऑर्बिट से भी रिप्रेजेंट कर दिया। क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व ओनली इन द अलाउड शेल, यानी जितना टिकट, जितने रुपए का टिकट खरीद के लाया तुम उसी सीट पे बैठ सकते हो। इलेक्ट्रॉन भी जितनी एनर्जी है उसके पास, उसी ऑर्बिट में बैठ सकता है जिस ऑर्बिट में उतनी एनर्जी का प्राइस लिखा होगा। पहली बात, इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट एग्जिस्ट बिटवीन 2 शेल्स, ऐसा नहीं कि एक शेल ये एक शेल, इलेक्ट्रॉन यहां बैठा है, किसी एक ऑर्बिट में बैठा होगा। वाइल मूविंग इन ए फिक्स्ड शेल, किसी एक फिक्स्ड ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज नहीं करता। तो स्टेबिलिटी पता चल गई, ठीक है भाई, देख रहे हो, कोई आसान है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। हाँ बार बोलो। अब क्या बोला इन्होंने, जो के शेल है इसकी सबसे कम एनर्जी है, सबसे कम एनर्जी, फिर इससे थोड़ी ज्यादा, फिर इससे थोड़ी ज्यादा, फिर इससे थोड़ी ज्यादा। अगर मैं पूछूं, बताओ, एक इलेक्ट्रॉन बैठा है इस शेल में, के में, एक बैठा है कि एम में, किस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा, एम वाले की। तो ध्यान से सुनो भैया, ना एनर्जी लेवल्स बना दो, इस गोल वाले को ऐसा बना रहा हूं, ठीक है, ये के, ये एल, ये एम, ये एन। मैंने पूछा एक इलेक्ट्रॉन बैठा है यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, कौन सी की ज्यादा एनर्जी है, एल वाले की। जितना तुम ऊपर जाओगे उतनी ज्यादा एनर्जी, ऐसे मान लो जितना तुम तरक्की करोगे उतना पैसा, जितना तुम ऊपर जाओगे उतनी ज्यादा एनर्जी। अब मैंने बोला, मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहां बैठा है, वो यहां गोल घूम रहा होगा, वो इस इलेक्ट्रॉन का मन किया यहां जाने का, इस इलेक्ट्रॉन को हम चाहते हैं कि हाई लेवल में चला जाए, क्या करना पड़ेगा, इसके पास मान लो यहां पे एनर्जी चाहिए 3 और इसके पास है 1, क्या इसे एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, हाँ। तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी, क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी। यानी कि कभी कभी हमें इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देनी पड़ती है। क्यों ऊपर जाना चाहता है ये बाद में बताऊंगा। इलेक्ट्रॉन पहले ऊपर जाएगा और धीरे धीरे बाहर भी निकल जाएगा, हाँ, इलेक्ट्रॉन बाहर ही निकल जाएगा एटम से, हाँ, ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा और फिर फ्री हो जाएगा, फ्री, आजाद, और फिर दौड़ेगा और करंट पैदा होगा। यहीं से इलेक्ट्रिक करंट की शुरुआत होती है, जो तुम नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर सुना है ना, हाँ, यहीं से इलेक्ट्रॉन पहले इन ऑर्बिट्स में एक में ऊपर ऊपर कूदता है, फाइनली ऑर्बिट से बाहर निकल जाता है और बाहर निकल के फ्री हो जाता है, आजाद, और आजाद होकर क्या करता है इलेक्ट्रॉन, घूमता फिरता है, जैसे घूमता फिरता चलता फिरता है, हाँ, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, और फिर चलता ही गया। इसी को हमने इलेक्ट्रिक करंट बोल दिया। इलेक्ट्रॉन के चलने को ही इलेक्ट्रिक करंट, यहीं से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, पता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को कूदाना भी, हाँ। लेकिन कभी कभी इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे भी कूद के आएगा, इसके बारे में बात बताएंगे, सुन लो ध्यान से। अब इलेक्ट्रॉन को तुम जब एनर्जी दोगे तो इससे कूद के उसमें जा सकता है और ज्यादा, मान लो यहां पे चाहिए 6,
तो कितनी एनर्जी दूं, 1 + 5 दे दूं तो यहां पहुंच जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को अगर कभी भी लोअर ऑर्बिट से, ये लोअर ऑर्बिट है, ये हायर ऑर्बिट है, लोअर से हायर में भेजना है तो क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। इसके लिए क्या होगा, लोअर टू हायर चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन नीचे वाली ऑर्बिट से ऊपर वाली ऑर्बिट में जा सकता है एनर्जी एब्जॉर्ब करके, लेकिन मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहां बैठा है, इस इलेक्ट्रॉन को यहां आना है। क्यों आना है इसका रीजन भी बताएंगे बाद में। ऐसे मानो तुमने बहुत बढ़िया खाना खा रहे हो, खाए एनर्जी मिल रही है, इलेक्ट्रॉन हो तुम, खाना खाए जा रहे हो, खाते जाओ, खाते जा रहे हो, तुम में एनर्जी आती जा रही है, एनर्जी आ रही है। मान लो तुम हो एक नॉर्मल इंसान और खली का खाना तुम्हें दे दिया, खाओ जबरदस्ती, 100 अंडे खा, 50 रोटी खा, खाए जा रहे हो। अब तुम खाते जा रहे हो, एनर्जी तो आती जा रही है, एनर्जी आती जा रही है, तो एनर्जी आती जा रही है, तो तुम कूद कूद के ऊपर जाते जा रहे हो। एक टाइम आया तुम्हारे पास इतनी एनर्जी आ गई, इतनी एनर्जी हो गई, तुम एनर्जी से भरमार हो, पर अब तुम्हारा मन कर रहा वॉशरूम जाना पड़ेगा भाई, एनर्जी निकालनी पड़ेगी। क्या जितनी एनर्जी आती है इतना आदमी बेचैन होता है, पर जितनी एनर्जी डाउन होती है क्या उतना सुकून में आ जाता है। नोटिस किया तुमने, एनर्जी होती है तो मन करता है इधर ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, लेकिन जैसे एनर्जी डाउन होती है मन करता है सो जाओ भाई, है ना। सोना मतलब स्टेबल, आराम, सुकून, स्टेबिलिटी। एनर्जी ज्यादा होना अनस्टेबल। तो जितनी से ये खाया जा रहा ऊपर जाता जा रहा है, अनस्टेबल हो रहा है। तो कभी कभी इलेक्ट्रॉन को स्टेबल होना होता है, उसका मन करता है स्टेबल होने का, वो अलग चीजें पता चलेंगी बाद में। तो इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे भी आ जाता है। अब ये क्या करेगा, वॉशरूम में जाके एनर्जी रिलीज कर देगा। यहां ये क्या करेगा, एनर्जी रिलीज, एनर्जी छोड़ देगा, त्याग देगा। मान लो इसके पास यहां 6 है और यहां 1 होनी चाहिए, तो कितनी त्याग देगा, 5 त्याग देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी रिलीज कर देगा जब ये हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा। याद रखी जाएगी बात, बताइए भाई साहब, हैं। तो याद रखोगे, इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरी शेल में जा सकता है बाय एब्जॉर्बिंग एंड रिलीजिंग एनर्जी। हायर टू लोअर आएगा तो रिलीज करेगा, लोअर से हायर जाएगा तो मजा आ रहा भाई। बताओ मेरे क्यूट क्यूट तितली और चीतो, देख रहे हो, तितलियों और चीतों का चितली हो गया, ठीक है मेरे कुच्चू पुच्चू। तो यार तुम लोग अभी तक टिके हैं, बढ़िया यार, मजा आ रहा है भाई, और बताते रहना भाई, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन भी कराऊंगा अभी लास्ट में, टेंशन ना लो भाई। एमसीक्यू तो चल ही रहे हैं तुम्हारे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बहुत जरूरी है, ठीक है। ये वाली बात समझ में बताइए भाई। कह रहा व्हाट इज द रिलेटिव चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, कह रहा न्यूट्रॉन का चार्ज कैसा होता है। न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ, पर बताते न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, तो 0 होता है चार्ज। न्यूट्रॉन भी डिस्कवर नहीं हुआ अभी तक न्यूट्रॉन। कह रहा है व्हाट लिमिटेशन वाज एसोसिएटेड विद रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। बताओ इसमें से कौन सी बात रदरफोर्ड साहब नहीं समझा पाए। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एटॉमिक स्टेबिलिटी, ये बात ये नहीं समझा पाए। कोई दिक्कत परेशानी, हाँ ना बोलो, कोई दिक्कत परेशानी आना बोलो, चलो ठीक है। इसके बाद आ जाओ, हाँ। अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड शेल और एनर्जी लेवल्स, ठीक है भैया। नील बोहर भाई साहब एक प्रोफेसर थे, है ना, कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी में, डेनमार्क में। इनको भी नोबेल प्राइज मिला था एटम के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए। इनका एटॉमिक मॉडल सबसे ज्यादा सफल रहा था, ठीक है, इसलिए इनको इसके ऊपर क्या मिला। अब डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, जब ये सब प्रकरण हो गया, इसके बाद एक जेम्स चैडविक साहब आए। ये भी रदरफोर्ड साहब के ही स्टूडेंट थे। देख लो रदरफोर्ड साहब ने कितने लोगों को पढ़ाया, रदरफोर्ड साहब के स्टूडेंट थे भाई। इन्होंने भी बताया कि जो तुम्हारा पूरा एटम है, देखो एटम पूरा कंप्लीट हो गया, ये एटम, इसमें एनर्जी लेवल्स, बीच में न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में बैठे हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस के अंदर है। याद है मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन ही कैद से आजाद होकर खुले घूम सकते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं। क्यों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर बंद है न्यूक्लियस के, और इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को ऐसे डॉटेड स्ट्रक्चर्स दिखाते हैं, मान लो 1 2, यानी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है यहां पे, 1 2 3 4 5, हो सॉरी 5 6 7 8। क्या मैं तुमसे पूछूं के शेल में कितने, 1 2, एल में कितने, 2 2 4 2 6 2 8, एल में 8। बताएंगे किसमें कितने होते हैं। इन्होंने बताया प्रोटीन कह रहा हूं, न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज। इन्होंने बोला न्यूट्रॉन आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एलिमेंट के पास न्यूट्रॉन नहीं होते, बस बताएंगे आगे, ठीक है। कह रहा मास ऑफ एन एटम मेनली कम्स फ्रॉम, इस एटम का जो पूरा मास है ना वो सेंटर की वजह से आता है, न्यूक्लियस की वजह से। न्यूक्लियस में कौन बैठा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है, मास ऑफ नियरली इक्वल टू ए प्रोटॉन। याद रखना न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है, बहुत ज्यादा कम, ठीक है, बहुत ज्यादा कम होता है। तो चैडविक साहब भी
वर्क, अच्छा मैंने चैडविक साहब के बारे में तो बता दिया कौन थे क्या थे, है ना, बता दिया ना चैडविक साहब के बारे में। हाँ, इनको भी नोबेल प्राइज फिजिक्स में मिला था, याद रखना, एटॉमिक मास के बारे में बताने के लिए। इसको हटाओ, ठीक है, तो ये हम बता चुके हैं। हु डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन, भैया जेम्स चैडविक साहब, याद रखी जाएगी बात, हाँ लिखित होगी। चलो अब तुम्हें बताते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल तीनों डिस्कवर हो चुके भाई, तीनों डिस्कवर हो चुके, बता तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हो चुके मेरे भाई, बता दो, बता जल्दी। हाँ हो गए। इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का सिंबल ई नेगेटिव ऐसे, इसका चार्ज -1 लेते हैं और ये न्यूक्लियस के बाहर होता है, ठीक है। तुम्हारा प्रोटॉन भाई साहब को P पॉजिटिव लिखते हैं, इसका चार्ज +1 होता है, इसको ये इनसाइड न्यूक्लियस होता है। न्यूट्रॉन को N0 लिखते हैं, इसका चार्ज कुछ नहीं होता और इनसाइड न्यूक्लियस ही होता है। अब कुछ बात हम तुम्हें जानकारी बताना चाहते हैं इंपॉर्टेंट सी, फिर उसके बाद चलो ये पैसे ये भी समझ लो। बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन का फायदा क्या है, सुनना ध्यान से। तो बताए, ये तुम्हारी बाहर की ऑर्बिट से मान रहे हैं इलेक्ट्रॉन बैठा है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और अंदर प्रोटॉन पॉजिटिव है, क्या इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन होगा? नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को पकड़ना, पास बुलाना चाहेंगे। ये जो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, याद रखोगे। दो ऑपोजिट चार्जेस के बीच में एक फोर्स होती है जो उन दोनों को पास बुलाती है, नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को खींचते हैं, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल खींचते हैं ना मैग्नेट में, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। लेकिन पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को दूर भगाएंगे, इसको बोलते हैं रिपल्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। अब तुम्हें पता है न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन है ना, मान लो इस बाहर इलेक्ट्रॉन एक ये रहा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मान लो 4, तो अंदर प्रोटॉन भी 4 ही होंगे ना, तो क्या ये एक दूसरे को दूर भगा रहे होंगे? हाँ, तो बीच में आ जाता है न्यूट्रॉन जो इनकी इस अट्रैक्शन को कम करता है, बीच में आ जाता है न्यूट्रॉन जो इनकी अट्रैक्शन को कम करता है, ठीक है, बीच में रुकावट बन गया। पर यह काफी नहीं है, न्यूक्लियस के अंदर, ये न्यूक्लियस, इसके अंदर एक फोर्स भी होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स। यही वो मेन फोर्स है जिसकी वजह से ये प्रोटॉन प्रोटॉन यहां टिके रहते हैं, वरना प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे से दूर भागते न्यूक्लियस टूट जाता है, एटम खराब, एटम अनस्टेबल होता। तो दो रीजन, एक तो बीच में न्यूट्रॉन आ गए, एक तो इस वजह से ये दोनों ये इतना आपस में दूर फोर्स नहीं लगा पा रहे, दूसरा न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स। न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स यानी जो न्यूक्लियस के अंदर के पार्टिकल है ना उनको एक साथ पकड़ के रखाती है, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, प्रोटॉन हैव पॉजिटिव चार्ज एंड रिपेल ईच अदर, ऑब्वियस सी बात है। तो न्यूट्रॉन क्या करते हैं, बीच में घुसते हैं, रिड्यूस करते हैं रिपल्शन, इनकी जो एक दूसरे को दूर भगाने वाली फोर्सेस को रिड्यूस करते हैं, ठीक है, और न्यूक्लियर फोर्स को हेल्प करते हैं जिससे कि न्यूक्लियस आपस में एक जगह बैठा रहे, न्यूक्लियस स्टेबल रहे, ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत परेशानी। अब आती बड़ी भयंकर मजेदार कहानी, होमी जहांगीर भाभा जी को कौन जानता है, जानना चाहिए अगर नहीं जानते हो तो। इंडिया के अंदर तो पता है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कहानी तो जानते होगे यार, हिटलर साहब ने जब घमासान ही मचा दिया था हिटलर ने, हैं, तो हिटलर को रोकने के लिए भाई इतने सारे देश एक साथ आए, हिटलर ने फिर भी नहीं माना, लेकिन उसके बाद फिर जापान ने क्या किया, पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया, अमेरिका तब तक युद्ध में कूदा नहीं था, फिर अमेरिका ने जापान के ऊपर 2 एटॉमिक बम गिराए। ये कहानी ऑलरेडी तुमने अगर शायद ओपेनहाइमर मूवी देखी हो तो उसके अंदर तुमने देखी होगी। तो एक रेस लगी हुई थी उस टाइम पे, सोवियत यूनियन जो आज के टाइम पर रशिया का हिस्सा, सोवियत यूनियन मतलब रशिया के साथ साथ बहुत सारी कंट्रीज थी, साथ में उज्बेकिस्तान, बहुत सारी थी ना, ठीक है, वो मुझे याद नहीं है, तब वो सोवियत यूनियन कहलाता था, संघ सोवियत यूनियन है ना, उनका, जर्मनी का और अमेरिका का, तीनों का, जर्मनी तो है ना, इन तीनों की रेस लगी हुई थी कौन पहले एटॉमिक बम बनाए। हाँ, उस टाइम पर एटॉमिक बम बनाने में जीत हुई अमेरिका की, तो अमेरिका ने जापान के ऊपर गिरा दिया, तुमने हिरोशिमा और नागासाकी वाली स्टोरी सुनी होगी ना। तो इसके बाद फिर धीरे धीरे रशिया ने भी बनाया, फिर चाइना ने बनाया, और इंडिया के पास चाइना, इंडिया को लगा कि भाई कल को पाकिस्तान भी बना लेगा या फिर पाकिस्तान को चाइना दे दे, जो भी होगा, तो इंडिया ने भी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट किया। होमी जहांगीर भाभा जी ने ना इसके लिए बहुत, इन्हें एक्चुअल में इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम का एक तरह से हेड फादर माना जाता है, कि फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम माना जाता है इन्हें। इन्होंने पता दोस्त एक बार्क सेंटर है, ये रहा देखो यहाँ पे, ये स्टैब्लिश किया इसकी रिसर्च के लिए, द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क मुंबई में, जिसके अंदर न्यूट्रॉन स्कैटरिंग करके एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है। वहां पे कुछ मशीन है जिससे कि बहुत सारी चीजें पता चलती है, जिसकी वजह से हम आज के टाइम पर सुपर कंडक्टर्स के अंदर नए नए खोज कर पाते हैं, ठीक है, ड्रग वगैरह के, ड्रग मॉलिक्यूल्स के, यानी मेडिसिन को बेटर कर पाते हैं। बहुत सारे रिसर्च वगैरह यहाँ पे चलते रहते हैं, जो किसने हमें प्रोवाइड किया, भाभा जी ने। अब भाभा जी का योगदान ये मेन क्या था,
इन्होंने पता है इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत फास्ट कर दिया। यानी इन्होंने बोला, रेडियो पे आके बोला कि 18 महीने के अंदर दो मुझे 18 महीने, मैं इंडिया को न्यूक्लियर बम बना के दे सकता हूं, एटॉमिक बम दे सकता हूं। ठीक है, उस टाइम पर हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। तभी 1965 की वॉर हुई थी इंडिया पाकिस्तान की, तो इन्हें बुलाया गया था ताशकंद। वहां पर एक ताशकंद डिक्लेरेशन था, मतलब ताशकंद उज्बेकिस्तान में एक जगह है, तो वहां पर एक समझौता होना था। तो वहां पे शायद उस टाइम पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे अयूब खान, उनके बीच और लाल बहादुर शास्त्री जी के बीच में एक डिक्लेरेशन हुआ कि अब जो जो एक दूसरे की टेरिटरी में घुस चुके हैं ना, उन्हें वो वापस हो जाएंगे। वहां पे एक शांति समझौता हुआ। तो उसके ही कुछ दिन, उसी टाइम पर लाल बहादुर शास्त्री जब ताशकंद में थे, बताया जाता है कि उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी भी मानी जाती है। उसके 11 दिन बाद बाबा जी भी किसी न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ बातचीत करने शायद जिनीवा जा रहे थे। जिनीवा कन्वेंशन था, कुछ था, वहां पे जा रहे थे। तो इनके जिस फ्लाइट में बैठे थे, फ्लाइट 101 थी आई थिंक, एयर इंडिया की, उस फ्लाइट को शायद क्रैश हो गई, ब्लास्ट हुआ, आज तक की बात नहीं पता है। ठीक है, तो कुछ कॉन्स्पिरेसीज कहती हैं कि सीआईए ने शायद करवाया, जिससे कि, क्योंकि इंडिया को बहुत सारी धमकी, इनको भी धमकी आती थी कि न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक दो, क्योंकि बाकी देश ये डरते थे ना कि अगर सब न्यूक्लियर वेपन बनाने लग गए तो एक दिन देश खत्म हो जाएगा। पर वो खुद तो बना के बैठे थे भाई। पता है, इस वजह से हमारे देश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम लगभग 11-12 साल आगे हो गया। जो काम एक डेढ़ साल में होने वाला था वो 12 साल आगे हो गया। ठीक है, खैर हम बाद में, अब तो हम न्यूक्लियर बन गए, एक न्यूक्लियर स्टेट बन चुके, न्यूक्लियर नेशन बन चुके हैं। पर हाँ, उस टाइम पर बहुत सारी तरक्की जल्दी हो जाती जो इनकी ना होने की वजह से नहीं हो पाई। इन्होंने सब कुछ तैयार कर लिया था और ये बात बहुत सीक्रेट थी, इसलिए जिस तरह से बनाने वाले थे किसी को नहीं पता थी। करो छेड़ जो भी बात है, मेन तो यही है कि इनका मेन यही था कि ये, इनका बहुत बड़ा योगदान था एटॉमिक एनर्जी बनाने में इंडिया का। ठीक है, इन्होंने कुछ इंस्टीट्यूट भी स्टेब्लिश किए, जैसे एक टीआईएफआर है, एक बार्क है। टीआईएफआर पता है ना, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है। ठीक है, तो इनका बेसिकली योगदान बहुत सारा रहा, यही मेन था। खैर, इसलिए हमें इनके बारे में जानना बहुत जरूरी था। ठीक है, अब जॉन डेल्टन साहब, तुम्हें याद है सबसे पहले यही आए थे जिन्होंने बोला था एटम इंडिविजिबल है, एटम को मत तोड़ो। और हाँ, इन्हें बहुत प्यार था एटम से, एटम को तोड़ना नहीं चाहते थे, पर एटम को तोड़ा तो ही। कोई किसी से कितना ही प्यार करे, दिल तो इसको तोड़ना होगा तो वो तोड़ ही देगा भाई। तो जॉन डेल्टन साहब जो प्यार करते थे एटम से, इन्होंने कहा और नहीं तोड़ेंगे हम नहीं तोड़ेंगे। हाँ, तो फिर इन्होंने कुछ सिंबल्स दिए। एलिमेंट तो डिस्कवर हो ही चुके थे, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, बहुत सारे, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आर्गन, कार्बन, बहुत सारे। तो इन्होंने क्या किया, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया। देखो ये रहा, हाइड्रोजन को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, सल्फर को ऐसे, सिल्वर को ऐसे, गोल्ड को ऐसे, आयरन को ऐसे, ऐसे ये पिक्चर रिप्रेजेंटेशन इन्होंने दिया, किन्होंने, जॉन डेल्टन साहब ने। लेकिन इसको बाद में जाके नकार दिया गया। अब हम अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, बताएंगे अभी कैसे। पहले ये देखो, विच ऑब्जर्वेशन फ्रॉम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट शोड दैट द एटम कंटेन्स स्मॉल डेंस न्यूक्लियस। याद करो, ये मैंने क्वेश्चन देखो बीच में इसी डाला है। तो मोस्ट अल्फा पार्टिकल पास्ड स्ट्रेट थ्रू। अच्छा, डेंस न्यूक्लियस की बात हो रही है। ऑल अल्फा पार्टिकल्स मूव नहीं, अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड थ्रू लार्ज एंगल्स। ये भी हो सकता है। ऑल अल्फा पार्टिकल स्टॉप, गलत। मोस्ट अल्फा पार्टिकल पास्ड है, ये सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई साहब, अब आ जाओ रूल्स। फाइनली हम लिखने वाले हैं, किसके भैया, किसका भैया, हम लिखेंगे कि बताओ अब एलिमेंट्स को कैसे लिखते हैं। जैसे मैं तुम्हें बताता हूं, मैं तुम्हें एक ट्रिक दी है, मैंने तुम्हारे लिए टीबी ने ट्रिक दे रखी है भैया। देखो, पहले तो एलिमेंट्स ये याद करने तुम, मैंने इसके लिए ट्रिक ये बनाई है। हसीना हीरो लेके बोली, हसीना को हीरो मिल गया, फिर जो पहले था उसका साथी उसे क्या बोली, चोमू, बाबू तू तो चोमू निकला, और फिर निकल ली। मतलब हसीना थी, हसीना को हसीना मान जाएगी, हसीना को हीरो मिला। हीरो मिलती जो उसका पुराना बाबू था, बाबू को बोली बाबू तू तो चोमू निकला, और फिर निकल ली। H फॉर हाइड्रोजन, H फॉर हीलियम, L फॉर लिथियम, B फॉर बेरिलियम, B फॉर बोरोन, C फॉर कार्बन, N फॉर नाइट्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन, F फॉर फ्लोरीन, N फॉर नियॉन। अब इसके बाद ये अगले 10 भी टोटल 20 याद करने में ना। ठीक है, अगले, ना मांगू आधा समोसा, नमकीन पसंद नहीं तुम्हारे टीवी को, ना मांगू आधा समोसा, पर सोन पापड़ी, चमचम और कलाकंद चाहिए। मीठे के हम शौकीन भाई, हमें अच्छा लगता है भैया बर्फी और कलाकंद, चमचम, चम चम चम, हमें अच्छा लगता है। तुम बताना भाई, ना मांगू आधा समोसा, पर सोन पापड़ी, चमचम और कलाकंद चाहिए, है ना। N सोडियम, M मैग्नीशियम, A एल्यूमिनियम, S सिलिकॉन, P फास्फोरस, S सल्फर, C चमचम, O C क्लोरीन, A फॉर आर्गन, K फॉर कलाकंद नहीं पोटेशियम, C फॉर कैल्शियम। ठीक है, अब तुम एक चीज नोटिस करो, बहुत सारे एलिमेंट ऐसे जिनका पहला वर्ड ही उनका स्टार्टिंग है। लेकिन अगर तुम्हें एक दिखाऊं, जैसे फॉर एग्जांपल पोटेशियम का पहला वर्ड P है, पर यहां K आ रहा है। ठीक है,
सोडियम का पहला वर्ड ऐसे पर यहां Na आ रहा है, कंफ्यूजन भी हो जाती है। सोचो सल्फर का भी ऐसे है, सोडियम का भी अगर ऐसे रखते तो कंफ्यूजन हो जाती। तो तुम कुछ एलिमेंट्स की तो शुरुआत का वर्ड ही उनका सिंबल बन गया, लेकिन कुछ एलिमेंट्स का अलग नाम रखा गया। ठीक है, दिखाते हैं कैसे, देखो। तो हुआ क्या, सबसे पहली बात तो जो एलिमेंट के सिंबल रखे गए, पहला तो बेस्ड ऑन एलिमेंट्स नेम, उनके नाम पर ही रख दिए। जैसे कि अगर मैं बोलूं हाइड्रोजन का सिंबल H रख दिया गया, एल्यूमिनियम का Al, कोबाल्ट का CO। पर कुछ के रखे गए उनके कैपिटल स्मॉल लेटर्स पर। कैसे भैया, देखो जरा। जैसे बात करें एल्यूमिनियम का Al, एक A है, ये L है। याद रखना इसमें क्या बताया गया है कि जो पहला वर्ड है वो कैपिटल, दूसरा स्मॉल रखा गया है। तुम दोनों को कैपिटल रखोगे गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, ये बात बताई गई है। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, सिंबल्स फ्रॉम लैटिन नेम्स। अब देखो ज्यादा रिपीट ना हो जाए तो कुछ लैटिन, इंग्लिश की जगह लैटिन भाषा से कुछ नाम उधार ले लिए गए। जैसे सोडियम को एक्चुअल में लैटिन भाषा में बोलते हैं नेट्रियम, तो यहां से Na ले लिया गया। आयरन को लैटिन भाषा में बोलते हैं फेरम, यहां से Fe ले लिया गया। कॉपर को लैटिन भाषा में बोलते हैं क्यूप्रम, यहां से Cu ले लिया गया। समझे बात, समझे बात भाई साहब, बताइए। एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम कंटेन्स, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत परेशानी, हाँ ना बोलिए भाई। अब ये तुम्हें याद करने, एक बार जल्दी मन में एक बार पगले बन जाओ। पगले बनना पता है ना मेरी क्लास के बाल को, जल्दी क्या होता है पगले बनना, जल्दी बताओ, जल्दी से जल्दी, फुर्ती से फुर्ती भैया। एक क्वेश्चन इसके बाद करते रहते भैया। व्हाट प्रॉब्लम्स कुड अराइज इफ एवरी साइंटिस्ट यूज डिफरेंट सिंबल्स फॉर द सेम एलिमेंट। यानी मान लो सोडियम का नाम Na भी है, सोडियम S से भी लिख सकते हैं, सोडियम Em लिख दिया एक ने कहा M से लिख दो। सेम एलिमेंट का नाम अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग रख दिया भाई। तो किस दिन जरूरत पड़ रही होती है, अरे हमें नमक बनाना है, एक साइंटिस्ट कह रहा मैं नमक बनाने वाला हूं, तो बाकी साइंटिस्ट से पूछा अरे जरा नमक देना, नमक या सोडियम देना, सोडियम। तो एक ने बोला सोडियम देना, एक ने बोला अरे Na दे दे यार, एक ने बोला अरे S दे दे भाई, S से तो सल्फर भी होता है ना। कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए सभी एलिमेंट के बाद में डिसाइड किया गया कि भैया सिंबल सेम ही रखने हैं। तो आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट क्या होती है, आइडेंटिटी क्या है समझो। ये बात तुम्हें पता है कि भैया अगर मान लो मैं बोलूं सोडियम, सोडियम का सिंबल क्या है भैया Na। तो इसके अंदर 11 प्रोटॉन हैं और 11 ही इलेक्ट्रॉन है, याद रखना। न्यूट्रल है ना, तो 11 यहां लिखते हैं इसे, एटॉमिक नंबर बोल दिया। ये जो 11 है इसको क्या बोला, एटॉमिक नंबर। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही तुम्हारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, और अगर इससे कोई इलेक्ट्रॉन किसी ने नहीं छीना, मतलब ये क्या है, न्यूट्रल, तो उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यही है इसकी एक आइडेंटिटी। सोडियम का नंबर हो गया 11, ये आइडेंटिटी कह रहा है हर एटम में इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और होते हैं भैया प्रेजेंट न्यूक्लियस के अंदर, होते हैं भैया, है ना। एटॉमिक नंबर बेसिकली क्या है, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, याद रखोगे, ठीक है भाई। कह रहा है एटॉमिक नंबर को अब से हम Z से लिखेंगे, Z। जैसे मान लो अगर मुझे सोडियम के लिखना है तो मैं 11 की जगह ऐसे लिखूंगा, Z एलिमेंट को डिनोट करेंगे X से, और A मतलब होगा एटॉमिक मास नंबर। अभी बताए देने तो मेरे जाओ, देखो कह रहा है एटॉमिक नंबर हर एक एलिमेंट को एक अलग यूनिक आइडेंटिटी दे रहा है, सही बात है। अगर कोई एटम न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब उससे कोई इलेक्ट्रॉन ना छीना, उसने कोई दान दक्षिणा नहीं की, ना उसने किसी का कुछ छीना भाई, जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही है उसके पास। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बराबर होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भाई साहब, ठीक है। अब बात यह है कि हर एटम के पास प्रोटॉन की संख्या अलग होती है, उतना ही उनका एटॉमिक नंबर है, तो सबको एक यूनिक आइडेंटिटी मिल गई ना, ये उनकी पहचान बन गई। क्या, हाँ हंसी बन गए, पहचान बन गए। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या, न्यूक्लियॉन्स सुनना क्या होता है, न्यूक्लियॉन्स क्या मतलब है बता दे जरा। एक बात बताओ, ये रहा एक एटम, ये रहा इसकी शेल है, ये रही, और बीच में इसमें होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन। इस जोड़े को क्या नाम दूं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को इकट्ठा करके एक नाम दे दिया, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को इकट्ठा करके एक नाम दे दिया न्यूक्लियॉन्स। यानी कहीं लिखा है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इन दोनों को इकट्ठा एक नाम दे दिया न्यूक्लियॉन्स, याद रखोगे, न्यूक्लियॉन्स। यही अभी बताते हैं क्या द पार्टिकल्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस कौन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, है ना, इन्हीं को नाम दिया न्यूक्लियॉन्स। कोई दिक्कत परेशानी, याद रखोगे। अब जितना नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, मतलब अगर मैं बोलूं मान लो इस इलेक्ट्रॉन के पास 3 प्रोटॉन है और मान लो 3 ही न्यूट्रॉन है, लेट्स से, तो 3 और 3 कितने हो गए, 6। तो 6 कहलाया इसका एटॉमिक मास नंबर, याद रखोगे। एटॉमिक मास नंबर इज व्हाट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को मिला के जो बना उसे बोला एटॉमिक मास नंबर। दोबारा सुनो, एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक मास नंबर क्या है, न्यूट्रॉन प्लस
प्रोटोन। कछु दिक्कत परेशानी बताओ भैया। ए भैया जो कोई दिक्कत, देखो क्या कह रहा है, मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर बोल दो इसे। ये क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जोड़ दो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, p प्लस और n0। मास नंबर याद हो गया, कोई दिक्कत परेशानी इसमें। तो चलो एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर भी एक है, इसके पास न्यूट्रॉन 0 है। न्यूट्रॉन 0 तो इसका मास नंबर कितना हुआ, 1 + 0 1। हीलियम की बात करूं तो 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं, तो मास नंबर कितना 4, एटॉमिक नंबर कितना 2। लिथियम की बात करूं तो 3 तो होते हैं इसके पास, क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भाई, 4 होते हैं न्यूट्रॉन्स, हाँ अलग भी हो सकते हैं। तो टोटल मास कितना हुआ 3 + 4, मास नहीं मास नंबर बेसिकली 3 + 4 7। एटॉमिक नंबर कितना 3। कचो दिक्कत परेशानी, हाँ ना बोलो। ये तो मैं सिखा ही चुका हूं, खैर तो नोटेशन सीख ही गए हो तुम, तो नोटेशन को एक बार वापस चलो इसको समझते हैं। एन एटम विद एन एटॉमिक नंबर 26, एटॉमिक नंबर है 26, एलिमेंट को डिनोट करते हैं एक्स से, याद रखोगे, ठीक है। इसके पास 56 न्यूक्लियन है, 56 न्यूक्लियन। न्यूक्लियन का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। और क्या यही एटॉमिक मास नंबर है 56। अब मैं तुमसे एक चीज पूछूं इस क्वेश्चन में, इसको ये 26 क्या है, एलिमेंट, एटॉमिक नंबर, ये क्या है एटॉमिक नंबर, याद रखोगे। एटॉमिक नंबर का मतलब कितने प्रोटॉन्स है 26, कितने इलेक्ट्रॉन है 26। मैं पूछूं ये 56 है, एटॉमिक मास नंबर 56, ये क्या है तुम्हारा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पता है 26 है, ये टोटल नंबर पता है कि न्यूट्रॉन निकाल सकते हो, तो न्यूट्रॉन डायरेक्ट इसमें से इसको माइनस कर दो, 30 न्यूट्रॉन्स इसके पास, इस एलिमेंट के पास कितने न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं 30। कैसे निकाला, 56 - 26 कितने आए 30 न्यूट्रॉन्स आ गए, कोई दिक्कत परेशानी। इलेक्ट्रॉन 26, प्रोटॉन 26, न्यूट्रॉन 30। चलो और करते हैं भैया, बोहर ब्यूरी रूल समझते हैं क्या होता है। बोहर साहब का एक ब्यूरी रूल, उन्होंने क्या बोला कि भैया तुम ये तो जान ही चुके हो शेल क्या होती हैं, तुम ये सब जान ही चुके हो। ये रही भैया सर्कल, देख रहे हो भाई साहब, ए भैया ये रहा सर्कल, देखो ये रहा, ये सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट मान लो, एक और ऑर्बिट, एक और ऑर्बिट, एक और ऑर्बिट, ये मान लो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को ऐसे भर देते हैं कलर से, ठीक है। ये तुम्हारी के शेल L M N। इन्होंने बोला याद रखना एक रूल, 2n², अगर n की वैल्यू होगी 1 तो क्या 2 × 1 का स्क्वायर आया आंसर 2। n की वैल्यू 1 मतलब किसकी बात हो रही है, के शेल की, यानी के शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 हो सकते हैं बस, एक यहां भर दो, एक यहां भर दो, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, याद रखना। के शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं 2, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। इसके बाद n की वैल्यू 2 पुट कर दो, 2 × 2 का स्क्वायर, 2 × 4 = 8, यानी L शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन सकते हैं, 1 2 3 4 5 भूल गया नंबर, 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 हो सकते हैं भाई। n की वैल्यू 3 पुट कर दो, पुट करो वैल्यू 2 × 3 का स्क्वायर, अब तुम बोलोगे 18, 80 में हमने तो 8 पढ़ा है, बताएंगे उसकी बात भी। लेकिन ये तुम्हारा बोहर ब्यूरी रूल है, बोहर साहब ने ये रूल दिया, पहले शेल में 2, फिर 8 18 32 ऐसे बढ़ते जाएंगे तुम्हारे ना, यानी इस फॉर्मूले से तुम्हें कैलकुलेट करना है किस शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे भाई, ठीक है। ये वाली बात समझ गए, यही था बोहर साहब का ब्यूरी रूल। इन्होंने बोला तुम्हें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी शेल में पता करने तो इस फॉर्मूले से पता करना, पहले शेल में, दूसरे शेल में कितने, तीसरे शेल में, याद रखोगे, हाँ ना बोलो, कोई दिक्कत परेशानी। मुझे पता है तुम्हें डाउट आ रहा होगा, हमने तो ऐसे देखा है 2 8 8 करके, यहां 18 नहीं दिखा हमने 8, अभी बता दें, काहे दिक्कत ले रहे हो भाई, टेंशन ना लिया करो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी से समझी जाएगी भाई, सुनो जरा। चलो पहले मुझे एक बात बताओ, सबसे नियरेस्ट शेल कौन सा है न्यूक्लियस के, न्यूक्लियस के सबसे पास का शेल कौन सा है, के शेल, हाँ ना बोलो, जल्दी बोलो। मैं पूछू एक एटम है 15 प्रोटॉन है 16 न्यूट्रॉन है, 15 प्रोटॉन यानी एटॉमिक नंबर 15, 15 प्रोटॉन, एलिमेंट एक्स लिख दो, अभी नहीं पता मान लो, 15 नंबर है तुम्हारा कौन, कोई सा एलिमेंट होगा। न्यूट्रॉन है 16, 15 + 16 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, क्या ये बन जाएगा तुम्हारा मास नंबर 15 + 16 31, ये बना, हाँ ना बोलो। ये एलिमेंट होता है तुम्हारा फोस्फोरस, 15p31। अब मैं पूछू इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, कैसे लिखोगे, 15 2 8 और 2 8 10 और 5 15, ये कैसे लिखी अभी जस्ट बताने वाला हूं, टेंशन मत लो। किसी शेल के कंप्लीट, के शेल में मैक्सिमम 2 भर सकते हो, 2 भर दिए। एल शेल में मैक्सिमम 8 भर सकते हो, भर दिए। अब 8 से ज्यादा तो नहीं आएंगे एल में, एम शेल में भरोगे, बाकी बचे हुए 5 भर दिए। कह रहा बताओ इट्स मास नंबर, तो मास नंबर क्या होता है, यही तो है 31, दिस इज द मास नंबर, ठीक है भाई। कॉन्फ़िगरेशन आने वाला, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन,
ठीक है भैया, कार्बन का नंबर 6 होता है, 6C12 होता है कार्बन, तो ये होगा 2, पहले में 2 भर सकती, इससे ज्यादा नहीं, फिर कॉमा 4 भर दो भाई, 2,4। कोई दिक्कत परेशानी भी आने वाले क्वेश्चन, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में डाउट आ रहे होंगे, टेंशन मत लो यार। देखो एक बात समझो, तुम्हारे एटीबीए बिल्कुल उस सीक्वेंस में पढ़ाएंगे जिस सीक्वेंस में तुम्हें दिक्कतें ना हो। मुझे पता है कुछ चीजें तुम पहले से पढ़ चुके हो, वो हमेशा होता है तुम्हारे दिमाग में, पहले से डाउट आ रहा होगा, एटीबीए वो 8 क्यों है, वो 18 क्यों रख दिया आपने वहां, 8 क्यों नहीं है, एटीबीए कॉन्फ़िगरेशन ऐसी क्यों कर रहे हैं, ऑक्टेट क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में आ रहे होंगे ना। जानता हूं मैं, रुक जाओ बस थोड़ा सा वेट कर लो, एक एक करके सारी चीज आ जाएंगी। ठीक है, अब आ जाओ, आउटर मोस्ट शेल क्या होती है समझो। जो तुम्हारी, अगर मान लो मैं बात करूं, लेट्स से इस टेबल को ध्यान से देखो, मैं तुम्हें एक देता हूं, लेट्स से तुम लिखो 17Cl, 17Cl 35.5 होता है, इसका मास नंबर 35.5 होता है, क्यों होता है ये भी बताऊंगा अभी, 35.5 ही क्यों है, पर अभी के लिए समझो इसका एटॉमिक नंबर कितना, 17। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, पहले शेल में मैक्सिमम 2 भर सकते हो, दूसरी में मैक्सिमम 8 भर सकते हो, तीसरी में 18 भर सकते हो, तो बचे कितने, 2 8 10, बचे कितने, 7, 7 ही भरोगे बस, ये तो बात मानते हो, 7 ही भरोगे। तो बताओ इसके लिए कितनी शेल हुई, KLM, ये हुई K, ये हुई L और ये हुई M, क्या ये हुई KLM, हाँ ना बोलो, क्या यही हुई KLM है, बोलो भैया जल्दी। तो इसकी सबसे नियरेस्ट शेल कौन सी है, K, आउटर मोस्ट सबसे बाहर की शेल कौन सी है, M। इस बाहर की आउटर मोस्ट शेल को एक नाम दिया गया, इस आउटर मोस्ट शेल को एक नाम दिया गया, इस नाम को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया हम, इस नाम को हम बोलते हैं वैलेंस शेल, याद रखना, क्या, वैलेंस शेल। द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस शेल। और इस वैलेंस शेल के अंदर बैठे इलेक्ट्रॉन्स, मान लो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन, इस लास्ट वाली शेल में कितने, 7, इन 7 इलेक्ट्रॉन्स को नाम दिया गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या नाम दिया गया, द इलेक्ट्रॉन्स लोकेटेड इन दिस शेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। दोबारा सुनो, सबसे बाहर वाली शेल को बोलते हैं वैलेंस शेल, उसमें बैठे इलेक्ट्रॉन्स को नाम दे दिया वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कोई दिक्कत, हाँ ना बोलो जल्दी, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, अभी बताऊंगा। इसमें एक और चीज वर्ड है वैलेंसी, मुझे पता है तुम्हें डाउट आ रहा होगा, ठीक है। अब ये एक बात बोल रहे हैं, ऑब्जर्व किया गया एटम्स विद अ कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल, यानी किसी एटम की, जैसे इस एटम की बात करूं मैं, क्या यहां पर और इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, हाँ आ सकते हैं, लेकिन अगर मान लो मैं बात करूं, एक एग्जांपल लेते हैं, नियोन, नियोन का बताओ एक, नियोन, नियोन, नियोन क्या होता है, नियोन 10 एंड नी 20, नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है, भर के देखो, 2 भर दिए पहले में, बचे कितने, 8, 8 भर दिए दूसरे में, क्या इसमें 8 ही आने थे, तो आउटरमोस्ट शेल जो सबसे बाहर वाली शेल थी उसमें 8 ही आने थे और 8 ही भर दिए। अगर ऐसा हो जाए तो ऐसे एटम बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, उनकी अगर आउटरमोस्ट शेल कंप्लीटली भर जाए, यानी एटम्स विद ए कंप्लीटली फिल्ड आउटरमोस्ट शेल आर जनरली मोर स्टेबल, ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। स्टेबल का मतलब है ये ज्यादा रिएक्ट नहीं करेंगे किसी, ये चुपचाप पड़े रहते हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं दिन दुनिया से, चलता रहा, बाहर में जाओ तुम, हाँ ये रिएक्ट नहीं करते। एटम्स हुज आउटरमोस्ट शेल इज इनकंप्लीट, वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे मैं बात करूं सोडियम, सोडियम होता है 11Na23, 11 को मैं फिल करूंगा तो पहले में 2 भर दिए, फिर 8, 2 और 8 10, कितना बचा, 1, इसमें 1 है, कितनी खाली पड़ी है तीसरी शेल। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, तुमने सुना भी होगा, सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, सोडियम को हल्का सा पानी हल्का सा खुला छोड़ दो आग लग जाती है, इतना रिएक्टिव होता है, इतनी तगड़ी भयंकर रिएक्शन होती है, ठीक है भाई साहब। अब देखो क्या कह रहा है, व्हाई डू एटम्स फॉर्म बॉन्ड्स, इसका मतलब समझो क्या है, यहां पे एक वर्ड मिलेगा तुम्हें ऑक्टेट, बताऊंगा इसका मतलब क्या है, सुनना ध्यान से, वहीं तुम्हारे डाउट क्लियर होने वाला है। इस पूरी गाथा का मतलब एक ही जगह बता देता हूं, सुनो। अब भैया सुन लो सुन लो सुन लो, मैंने बोला एक इलेक्ट्रॉन है, तुम्हें सबके नंबर से, तुम्हें यहां पे इस टेबल में सबके नंबर भी याद कर लेना ना, अब तो मैं दिखाई सकता हूं तुम्हें, यहां पर तुम सारे नंबर याद कर लेना। ये होता है 1H1, 2He3, 3Li6, 4B9, 5B10, 6C12, 7N14, 8O16, 9F19, 10Ne20, ये इनके नंबर है, एटॉमिक नंबर। 11 सोडियम, 12 Mg, 13 Al एल्यूमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 फास्फोरस, 16 सल्फर, 17 Cl, 18 आर्गन, 19 पोटेशियम और 20 कैल्शियम, ये इनके एटॉमिक नंबर है। मास याद करना चाहो कर लेना, वरना कोई जरूरत नहीं पड़ रहा, अगर करना चाहते हो तो हम लिख देते हैं भाई छोटे छोटे। 1H1, 2He4, 3Li7, 4B9, 5B10, 6C12, 7N14, 8O16, 9F19, 10Ne20। अब मुझे पता है तुम्हें कुछ डाउट आ रहे होंगे, एटी भैया हमने तो वो क्लोरीन जो आप बता रहे हो अलग पढ़ा था, 20 Ca कैल्शियम, 19 के 39 यहां पे भी,
ठीक है, और यहां पर तुम्हारे 35.5, ये तुम्हारा 32, यहां घिचपिच होगी ना, रहने दो, अलग बाद में लिखवा देंगे, छोड़ो, घिचपिच होगी ज्यादा, हाँ ज्यादा घिचपिच होगी ना। मास नहीं लिख रहा, एक काम करता हूं, यहाँ पे सिर्फ एटॉमिक नंबर लिख देता हूं, मास नहीं लिख रहा, सिर्फ एटॉमिक नंबर लिख देता हूं, ठीक है। मुझे पता है तुम्हें एक डाउट आ रहा होगा मास में, तुम लोगों ने मास कहीं कुछ और पढ़ा होगा, यहां कुछ और पढ़ने को मिल रहा है, ये क्या पंगा है, हैं ये क्या गप्पला है भैया, ये क्या गप्पला है, बताएंगे इसके बारे में। चलो, मैंने बोला तुम लिखो नियोन, नियोन होता है 10Ne, 10 होता है इसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। मैंने तुमसे पूछा आर्गन, आर्गन क्या होता है, आर्गन होता है तुम्हारा 18, 18Ar, और लिखते हैं और मैंने पूछा कैल्शियम, कैल्शियम नहीं, कैल्शियम नहीं, कैल्शियम नहीं, मैं तुमसे पूछ रहा हूं क्लोरीन, क्लोरीन होता है 17Cl, 17Cl, ठीक है। और देखते हैं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम रख देना, ये तुम्हारा होता है 13Al, 13Al। अब इनकी ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, चलो देखो, नियोन की लिखेंगे तो पहले तो पहली शेल में तो 2 ही आते हैं, उससे ज्यादा नहीं आएंगे, 2, दूसरी शेल में 8 आ सकते हैं, बचे कितने, 8, कंप्लीट हो गया। आर्गन 2 भर दिए, दूसरी में 8 मैक्सिमम, कितने बचे, 2 8 10, अभी कितने बचे, 8 और बचे हैं, 8, ठीक है, देखते रहना। अभी क्लोरीन हुआ 28,7, एल्यूमिनियम हुआ तुम्हारा 283, देख लो एक बार, कैलकुलेट कर लो, 8 2 10 3 13, ये तो डाउट कोई था ही नहीं इनमें। तो पंगा कहां से स्टार्ट होता है, पोटेशियम 19K होता है, पोटेशियम होता है, ये आएगा तुम्हारा 2 8। अब यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं, 8 और 2 10, ये के शेल में 2 भरने थे, एल में 8 भरने थे, एम में भर सकते हैं 18, मैंने बताया था, एटीवी आपने तो 18 बताया था, तो यहां पे 9 फिल कर दो, दिमाग में आ रहा होगा, यहां पे 9 फिल कर दो। तो अब यहां पे एक ऑक्टेट रूल होता है, अगर किसी एलिमेंट के, जो हमारी क्लास तक, जो हम अभी 9th में पढ़ रहे हैं, याद रखना 11th में चीजें कुछ चेंज होंगी। फॉर एग्जाम्पल, जब तुम छोटे थे तुम्हें A फॉर आलू, B फॉर भालू, C फॉर चालू पढ़ा दिया जाता था, क्या सच में A फॉर तो एरोप्लेन भी होता है, A फॉर तो एटी भैया भी होता है, बहुत सारी चीज होती है ना, पर हमें A फॉर आलू क्यों बुलवाया, जिससे कि हम बोलना सीख जाए। ऐसे ही 9th क्लास में हम अभी बेसिक सीख रहे हैं। रियलिटी में यहां पर कुछ अंदरूनी चीजें भी होती हैं, जो तुम्हें मैंने शेल पढ़ाई है ना, KLMN, कुछ सब शेल भी होती हैं, इनके अंदर भी होती हैं ऑर्बिटल, जैसे बताता हूं, एक होती है SPDF, हाँ असलियत में कुछ सब शेल भी होती हैं, वो अभी हमें नहीं पढ़ाई गई हैं, उनके हिसाब से कुछ रूल्स चेंज हो जाते हैं, वो हम 11th में पढ़ेंगे, अभी नहीं, टेंशन नहीं लेनी, पर मैं तुम्हें समझा दूंगा जितना तुम्हारे अभी काम का है। यहां पे 9 है, हुआ क्या, इन 9 इलेक्ट्रॉन में से 8 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे थे जिनकी एनर्जी मैच करती थी, ये K, ये L, ये M शेल से मैच करती थी 8, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ऐसा था जिसकी एनर्जी इससे ज्यादा थी, M शेल से ज्यादा थी। किस शेल के लायक थी उसकी एनर्जी, N शेल के लायक। तो 8 तो यहां पर थी, एक एक्स्ट्रा अलग निकाल दिया, ये तुमने पढ़ा होगा 2 8 8। अब यहां एक जरूरी चीज क्या पढ़ते हैं, ऑक्टेट रूल। अगर किसी एटम की शेल में ऑक्टेट पूरी हो जाए, ऑक्टेट यानी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए, तो वो थोड़ा सा स्टेबिलिटी की तरफ जाती है। जैसे कि यहां पर तुम्हें लग रहा होगा ये तो शेल इनकंप्लीट है, यहां तो 18 होनी चाहिए, तो 8 ही है, पर ये बहुत ज्यादा स्टेबल पाया गया। तो इससे पता चला अगर आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, ऑक्टेट यानी 8 पूरे हो जाए, तो वो भी स्टेबिलिटी अचीव कर लेती है। समझ में आया? जैसे मैं तुमसे पूछूं कैल्शियम का क्या लिखोगे, 20Ca, कैल्शियम का भी ऐसे लिखेंगे 2 8 8 2, याद रखोगे, याद रखोगे। जैसे ये भी ऑक्टेट पूरी कर गया, स्टेबल, ये दोनों स्टेबल हैं, ये बेचारे रिएक्टिव हैं, ये स्टेबल नहीं है क्योंकि यहां पर पूरी नहीं है ऑक्टेट, ये स्टेबल नहीं है, रिएक्ट करेंगे, अच्छा ये स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल नहीं है। और बात सुनो, ऐसे मानो कि तुम्हें मैंने बोला कि तुमने सोचा कि यार मेरी ना भूख भरेगी 4 रोटी में, तुम्हारी 4 रोटी से कम में भी भूख नहीं भरेगी, 4 रोटी से ज्यादा में भी भूख नहीं भरेगी, है ना, लेकिन तुम्हें 3 रोटी मिल गई, तो अब तुम सोचोगे 1 रोटी कैसे मिल जाए, लख लेता हूं 1 रोटी, हाँ है ना। लेकिन मान लो तुम्हें किसी ने 1 ही रोटी दी, बस भूख तुम्हारी 4 की थी, तुम्हें 1 दे दी, 1 तो खा के कुछ बनेगा ही नहीं, लेकिन वहां पे तुम्हें दिखाई दे कुत्ता बेचारा बहुत टाइम से भूखा है, तुमने सोचा यार 1 रोटी मेरे काम की तो वैसे भी नहीं, 1 उसी दे दूं, हाँ यही होगा यहां पर। यानी कि तुम ध्यान से देखो, ये तो ऑलरेडी स्टेबल है, ना ये लेंगे इलेक्ट्रॉन ना ये देंगे, इन्हें कोई मतलब नहीं दीन दुनिया से, ये स्टेबल है ऑलरेडी। यानी अगर ऑक्टेट पूरी हो जाए, an atom is said to have an octet when its outermost shell contains 8 electrons। बता दिए वाली बात। जैसे हीलियम की ऑक्टेट की भी जरूरत नहीं, हीलियम क्या है 2He, हीलियम की तो सिर्फ 2 ही आ गई, इससे ज्यादा है ही नहीं इसके पास इलेक्ट्रॉन, 2 हो गए, ये भी स्टेबल है बहुत ज्यादा।
इसकी ध्यान, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं इसके पास, पर इसके पास 2 मैक्सिमम थे के में भरने के लिए, वही भर दिए, तो ये पूरी इसकी शेल जो पूरी भरी हुई है, तो ये भी स्टेबल है, याद रखना। ठीक है, तो देखा कह रहा है एटम्स विद अ कंप्लीट ऑक्टेट आर जनरली स्टेबल एंड केमिकली अनरिएक्टिव, कम रिएक्टिव होते हैं। जैसे मैं सच बताऊं, ये जो तुम्हारा आर्गन है, ये नियोन है, इन्हें इनर्ट बोलते हैं, इनर्ट। क्या बोलते हैं? इनर्ट। इन दोनों को क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस। इनर्ट गैस मतलब, इनर्ट का मतलब होता है जो इनर्ट है, किसको मतलब नहीं, इनर्ट बैठी है चुपचाप मरी पड़ी, इसका कोई मतलब नहीं दिन दुनिया से, सोई है, इसका कोई मतलब नहीं है। इनर्ट का मतलब जो रिएक्ट ही ना करे, रिएक्ट ही नहीं करती, इनर्ट होती है ये दोनों, नियोन और आर्गन। याद रखोगे, हीलियम भी ऐसी, हाँ ये इनर्ट है। इनर्ट, इनर्ट का मतलब कोई मतलब नहीं है दिन दुनिया से। लेकिन पोटेशियम, अब सुनना, पोटेशियम के बाहर यहां एक ही इलेक्ट्रॉन है। क्या है? सिर्फ एक। याद है, इसे पूरा करने के लिए बहुत सारे चाहिए, एक्स्ट्रा एक है, तो अगर इसे किसी से, इसे पूरा करने के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन चाहिए, उतने तो नहीं ले पाएगा किसी से छीन के, एक पड़ा एक्स्ट्रा, ये इसको एक को दान कर देता, ले जा भैया मुझे नहीं चाहिए। इस एक को देने के बाद ये भी स्टेबल बन जाता है, पता है। ऐसे ही इसे पूरा करने के लिए 8 चाहिए, 3 है, 5 मांगने पड़ेंगे, 5 तो नहीं ले पाएगा, तो ये 3 दे देता है अपने, ले ला भैया। 7, इसे ऑक्टेट पूरा करने के लिए सिर्फ 1 चाहिए, तो ये क्या करेगा? 1 छीन के ले आएगा किसी से, ये लेगा, ये दे रहे हैं, देख रहे हो भाई साहब। जैसे कैल्शियम की बात करूं, ये भी दे देगा, ले भैया जाओ, मजे करो, ऐश करो, दान कर देगा, दान। अभी बताएंगे दान करने से क्या होगा, कोई दिक्कत परेशानी। तो देखो, टू बिकम स्टेबल, तो कुछ एटम स्टेबल बनने के लिए एटम्स में लूज, या तो लूज कर देंगे, दे देंगे इलेक्ट्रॉन, या गेन कर देंगे, या फिर कभी कभी शेयर भी करते हैं। अभी बताएंगे कैसे, ठीक है। ये वाली बात कोई दिक्कत परेशानी, हाँ ना बोलो। यहीं से एक वर्ड आता है वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब क्या, देखो कंफ्यूज मत होना, एक वर्ड था वैलेंस, एक है वैलेंसी, दोनों में एक फर्क है। वैलेंस का मतलब होता है आउटर मोस्ट, सबसे बाहर की। वैलेंस शेल का मतलब सबसे बाहर की शेल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब उस बाहर वाली शेल में बैठे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वैलेंसी क्या है, सुनना ध्यान से। मैंने क्या किया, जैसे बात करो सोडियम की बात करते, चलो सोडियम, खुद बताओ, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1। बताओ इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन देना ज्यादा अच्छा है या 7 ढूंढ के लाएगा बेचारा? एक देना अच्छा है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, बचेगा क्या? 2,8, है ना। एक इलेक्ट्रॉन देना इसके लिए ज्यादा आसान है, तो इसकी वैलेंसी कहलाई 1। यानी वैलेंसी का मतलब ये है, ऐसे एक सिंपल सा आंसर बताते हैं तुम्हें इसमें बढ़िया। सोडियम क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो क्या इसको Na पॉजिटिव बोल दूं? बताया था, जितने इलेक्ट्रॉन दोगे उतना पॉजिटिव आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए सोडियम है 11, तो ये हुआ 2,8,1, तो ये 1 दे देगा, तो ये बन जाएगा Na, एक पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन दिया तो एक पॉजिटिव आ गया। मैं बोलूं एल्यूमिनियम 13Al, ये हुआ 2,8,3, ये 3 दे देगा, तो ये बनेगा Al 3 पॉजिटिव, है ना। अब जरा क्लोरीन पे आओ, क्लोरीन होता है तुम्हारा 17, तो ये क्या करेगा? 2,8,7, 17 होता ना, 7 बताओ, 7 है, एक मिल जाए तो ऑक्टेट पूरी स्टेबल, तो क्या ये एक छीन लेगा किसी से? तो सोडियम ने जो एक था वो इसे दे दिया, ऐसा मान लो, एक छीन जाएगा तो क्या Cl जितना छीनेगा उतना नेगेटिव। तो इसका मतलब वैलेंसी का मतलब क्या होता है? इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक वैलेंसी, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो एक वैलेंसी, इसने 3 इलेक्ट्रॉन दिए, 3 वैलेंसी, 3 होगी इसकी वैलेंसी। अब कंबाइनिंग का मतलब क्या, सोचो, Na ने एक देना चाहता है, क्लोरीन एक लेना चाहता है, तो ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं आपस में, यहीं से बनता है तुम्हारा NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम सोल्ट बोलते हैं, कॉमन सोल्ट जो तुम नमक यूज करते हो अपना, कंबाइन हो गए ना। तो वैलेंसी यही है भाई, और कुछ नहीं है। वैलेंसी रेफर्स टू द कंबाइनिंग कैपेसिटी, ठीक है, बात समझ में आई। इट इज डिटरमाइंड बाय द, ये समझ गया ना पॉइंट, मतलब कि अगर मान लो एटम्स विद 1, जैसे समझो एक बात, अच्छा तुम्हें चलो एक 4-5 रूल बताता हूं, ये तो समझ गए, 1 होगा तो भी दे देगा, 2 होगा तो भी दे देगा, 3 होगा तो भी दे देगा। जैसे अगर मैं बोलूं, इस सीक्वेंस में पढ़ते हैं, 11 Na, एक दे देगा, एक दे देगा। देखो 12 Mg पे आओ, मैग्नीशियम 2,8,2, ये भी 2 दे देगा। इसके बाद 13Al 3 दे देगा, 14 सिलिकॉन आया 2,8,4, ये बीच की कंडीशन है, ये कंडीशन है बीच वाली। 15 फॉस्फोरस पे आओ, 2,8,5, क्या इसके लिए 3 लेना आसान है? 16 सल्फर पे आओ, 2,8,6, क्या सल्फर को भी 2 मिल जाए तो काम बन जाएगा? तो तुम नोटिस करो, जहां 1 एक्स्ट्रा, 1 2 या 3 आउटर मोस्ट शेल में, या तो 1 या 2 या 3 है, तो ये तो हमेशा इलेक्ट्रॉन दे देंगे,
ये भी दे देगा इलेक्ट्रॉन, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा। लेकिन जहां आउटर मोस्ट शेल में 4, 5 नहीं सॉरी 5, 6 या 7 होंगे, इन्हें 8 तक पहुंचना ज्यादा आसान है, इनके लिए 8 तक पहुंचना मुश्किल है। क्या इसके लिए 8 तक पहुंचना बहुत मुश्किल है इसलिए दे देता है, इसके लिए मुश्किल है दे देता है, इसके लिए मुश्किल है दे देता है। क्या इनके लिए 8 तक पहुंचना आसान है? 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, 2 मिल जाए, 1 मिल जाए, काम बन जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं हमेशा। तो बीच में फंसा 4 वाला, ये 4 वाले के लिए जितने ये देगा उतने ही से चाहिए, तो ये ना देगा ना लेगा, ये शेयर करता है। ऐसे एटम्स जिनकी आउटर मोस्ट शेल में ये 4 इलेक्ट्रॉन है, ये शेयर करते हैं, ठीक है, ये शेयर करते हैं। तो जिनकी 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस मतलब सबसे बाहर वाली शेल में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो तो इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं, और जिनके 5 6 7 है वो ले लेते हैं, ठीक है। इस काम को करके उन्हें क्या मिलती है? स्टेबिलिटी मिलती है मेरे भाई, स्टेबिलिटी। या फिर कुछ जिनके 4 है वो क्या करते हैं? शेयर करते हैं। याद रखोगे? हाँ ना बोलो, ठीक है। अब मैं पूछूं, बताओ इसकी वैलेंसी कितनी है? वैलेंसी का मतलब समझिए, कितने इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा, इसी को वैलेंसी बोलते हैं, है ना। ये इलेक्ट्रॉन ना देगा ना लेगा, 0 वैलेंसी। ये इलेक्ट्रॉन देगा ना लेगा, 0 वैलेंसी। ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 1 वैलेंसी। कितने लेगा? 1, तो 1 वैलेंसी। ये इलेक्ट्रॉन दे देगा कितने? 3, तो 3 वैलेंसी। ये इलेक्ट्रॉन 1 दे देगा, 1 वैलेंसी। ये इलेक्ट्रॉन 2 दे देगा, 2 वैलेंसी। इसकी वैलेंसी 0। ये ना देगा ना लेगा। पॉइंट समझ में आई? पॉइंट समझ में? हाँ ना बोलो। कचो दिक्कत परेशानी भैया? अ न्यूट्रल एटम हैज 19 इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रल है मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने प्रोटॉन, तो एटॉमिक नंबर हो गया। क्या ये पोटेशियम की बात हो रही है? हाँ ना बोलो। पोटेशियम की बात हो रही है? हाँ ना बोलो। एटॉमिक नंबर 19, कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ गया 2,8,8,1। ये 1 दे देगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई? 1। ये भी लिख लो यहां पे, वैलेंसी 1 हो गई भाई। समझ में आई बात? हाँ ना बोलो। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी समझ में आ गई, सब पल्ले पड़ गई भाई। बात बता दो, यही है चैप्टर वैसे तो। बस देखो, देखिए डायग्राम थे। अरेंज, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल। डेफिनेशन पूछ ली जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स ऑफ एन एटम इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है हर एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पुट करने हैं, देखने हैं, उसी प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये डायग्राम क्या भाई साहब? जैसे मैं बात करूं, ये तुम्हारा है हीलियम, 2 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, देखो ये लिथियम, लिथियम लिथियम 3 इलेक्ट्रॉन बैठे होने चाहिए ना, ज्यादा बिठा दी इसने। 1 2 3, ये 3 बैठे हैं, बस 3 बैठे हैं भैया, 3। इसे बंद कर दो। 1 2 3। बेरिलियम में कितने होते हैं? 3Li6 4B9, 4। ये डायग्राम थोड़े अजीब बने, डायग्राम को इन्हें रहने देना डायग्राम के, ठीक है। पॉइंट समझ गए? यानी कि बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं, डायग्राम देख लेना भाई। ये वाले डायग्राम जो मैं बना दे रहा हूं, जैसे मान लो इसकी बात करते हैं, तो नहीं इसकी नहीं, सुंदर सा बना लेंगे, चलो। हाँ चलो, अच्छा एक चीज और समझते पहले, आइसोटोप समझते क्या होता है। अब तुम्हारा वो डाउट दूर करने वाला हूं मैं। एक बात बताओ, तुमने सुना होगा किसी किसी बच्चे ने, क्लोरीन तुम्हारा 17Cl35 भी होता है, पता है? हाँ ये भी ठीक है, लेकिन क्लोरीन तुम्हारा ये भी होता है 17Cl37, ये भी क्लोरीन है, पता है? हाँ। जब तुम क्लोरीन का ढेर उठाओगे ना, उसमें ये भी होगा, उसमें ये भी होगा, यानी मिक्स होता है क्लोरीन। ऐसे ही कार्बन, कार्बन ये भी होता है 6C12, कार्बन ये भी होता है 6C13, कार्बन ये भी होता है 6C14। समझ रहे हो? ये अलग अलग होते हैं। इनमें फर्क क्या है? इनके एटॉमिक मास नंबर का। जब तुम कार्बन उठाओगे मुट्ठी भर, तो उसमें तीनों मिलेंगे, इसकी परसेंटेज बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। जैसे बताता हूं, जब तुम क्लोरीन उठाओगे, क्लोरीन का ढेर, तो ये 75% होता है, ये वाला 25% होता है। ये 75%, ये 25%, दोनों का एवरेज निकाल के आता है 35.5। दिखा दूं? चलो, ये 35 मास नंबर वाला कितना है? 75%। परसेंट को कैसे लिखते हैं? 75/100 लिख दूं? ये प्लस ये वाला 37 मास, परसेंटेज कितनी? 25/100। इन दोनों को जोड़ दो तो एवरेज निकल के आता है। कैलकुलेट करो, ये आएगा तुम्हारा 35.5%, 35.5 आएगा। ये एक्चुअल में जो हम पढ़ते हैं 17Cl35.5, ये होता है। यानी असलियत में ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तुमने कुछ बुक्स में ये लिखा देखा होगा, कुछ बुक्स में ये लिखा देखा होगा, तुम्हें लगता होगा एटीवे ने कुछ और पढ़ा दिया। नहीं, ये इन दोनों का एवरेज है। अब तुम सोचोगे एटीवे 35 और 37 का एवरेज तो 36 होता है, दिमाग में आएगा। एवरेज इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करने का नहीं निकाल सकते। क्यों? ये ज्यादा मात्रा में, ये कम मात्रा में। पॉइंट समझे? ऐसे ही यहां पर ये बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, 99% कह रहा हूं, बहुत ज्यादा मात्रा में होता है ये। तो जब एवरेज निकालते हैं ना, तो 12 ही आ जाता है, इसलिए हम ज्यादातर 6 से 12 पढ़ते हैं, ठीक है। याद रखोगे, इसको बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास। ये मैंने क्या निकाला?
इसको बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास नंबर। अब इसका एक फॉर्मूला दिखाएंगे। तो मैं क्या, ये है क्या फिर, क्लोरीन 2 दिख रहे हैं, कार्बन 3 दिख रहे हैं, ऐसे हाइड्रोजन का भी एग्जांपल होता है। इनको बोलते हैं आइसोटोप्स। व्हाट इज आइसोटोप्स? आइसोटोप्स का मतलब वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट मास नंबर अलग अलग हो। आइसोटोप्स का मतलब जिनका एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर अलग। दोबारा सुनो, इनका एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर डिफरेंट, बट मास नंबर डिफरेंट। तो बताओ क्या अलग होगा इनमें, बताओ क्या अलग होगा? एटॉमिक नंबर सेम है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो सेम होंगे, मास नंबर अलग है मतलब न्यूट्रॉन अलग होते हैं। तुम देखोगे ध्यान से, अगर इस वाले में न्यूट्रॉन है 6, 12 माइनस 6 6 न्यूट्रॉन, 13 माइनस 6 7 न्यूट्रॉन्स, 14 माइनस 6 8 न्यूट्रॉन्स। इनमें न्यूट्रॉन नंबर अलग होता है, दैट मींस इनके अंदर न्यूट्रॉन अलग अलग है। अब इनका एटॉमिक नंबर सेम है इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, क्योंकि सेम एलिमेंट की बात हो रही है। यानी कि इनके अंदर क्या होते हैं, अलग अलग न्यूट्रॉन्स, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इन्हीं को बोला जाता है आइसोटॉप्स। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, यानी कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, लगभग लगभग सेम। फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो सकती है। मान लो, हो सकता है ये जल्दी उबल जाता हो, ये देर से उबलता हो, ये जल्दी मेल्ट हो जाता है, देर से मेल्ट होता हो, ये हो सकता है। इसी प्रोसेस से ना अलग अलग भी किया जाता है, पता है? याद रखना भैया ये बात। ये थे तुम्हारे आइसोटॉप। देखो ये रहा, जब कार्बन 12 है, ये 12, 6, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6C12। यहां भी 6 ही इलेक्ट्रॉन, देखो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, यहां भी 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। क्या डिफरेंट होगा? न्यूट्रॉन नंबर अलग होगा। इनको बोलते हैं हम आइसोटॉप्स। यहीं से एक चीज पूछेंगे हम तुमसे, क्या? एवरेज एटॉमिक मास नंबर। क्या? एवरेज एटॉमिक मास नंबर। सिखा दिया वैसे तुम ऑलरेडी, इसका क्वेश्चन ही करूंगा डायरेक्ट। ये कॉन्सेप्ट कराने का कोई मतलब नहीं है, ये तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन ही करूंगा। यानी तुम्हारे जो एटम्स हैं वो अलग अलग मास नंबर के साथ पाए जाते हैं, तो उनका एवरेज एटॉमिक मास नंबर निकालने का एक फॉर्मूला है। तुम्हारा पॉज एंड पॉइंटर में क्वेश्चन है, इफ ए ब्रोमीन एटम इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ, तुम्हारा एक ब्रोमीन ये भी है 35Br 79, और एक ब्रोमीन तुम्हारा ये भी है 35Br 81। एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर अलग अलग है। अब तुम ध्यान से देखो, ये है तुम्हारा पाया जाता है 49.7% और ये तुम्हारा है 50.3%। तो कैसे निकालोगे एवरेज एटॉमिक मास नंबर? जल्दी देखो, एवरेज एटॉमिक मास नंबर निकालने का फॉर्मूला होगा, एटॉमिक मास नंबर निकालने का फॉर्मूला होगा क्या? पहले का मास लिखो 79, उसकी परसेंटेज लिखो 49.7 अपॉन 100, प्लस दूसरे का 81 मल्टीप्लाई उसकी परसेंटेज 50.3 अपॉन 100। सॉल्व करते हैं। 79 इंटू 49 ये क्या आएगा लगभग बताऊं? लगभग सेम से ही आएगा, 39 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 39.3 के आसपास आएगा। एवरेज निकाल रहा हूं मैं, 39.2, चलो करके देख लेते हैं। 39 ये मुझे याद भी था, क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है क्लास में। 39.26 के आसपास, प्लस ये आएगा तुम्हारा 40.7 के आसपास, 7 या 7.2 7.3 7.4 कुछ ऐसी आ जाएगा ना। ये मैंने क्लास में कराया था, मुझे याद है इसका। तो ये लगभग तुम्हारा आएगा 80 पॉइंट, नियरली अप्रोक्स 80 अप्रोक्स। ये तुम्हारा एवरेज एटॉमिक मास। कछु दिक्कत बताओ भाई? एक दिन आप यूं पढ़ जाएंगे फिर आप टॉप कर जाएंगे, ऐसा सोचा ना था तुम्हें। वो सुनो बैकलॉग सॉन्ग, काल पढ़े सो आज पढ़, आज पढ़े सो अब, वरना बैकलॉग हो जाएगा, फिर पढ़ेगा कब और बालक, फिर पढ़ेगा कब। आ जाओ आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं सुनो। अरे जैसे हमने आइसोटॉप्स पढ़े ऐसे ही होते हैं आइसोबार्स, ज्यादा फर्क नहीं है इसमें। तुम ध्यान से देखो, मान लो कैल्शियम है ये 20Ca40, तुम्हारा पोटेशियम है 19K40, तुम्हारा आर्गन है 18Ar40। मैं फिर से बोल रहा हूं, मास अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है मैंने कहीं 19K39 लिखा हो, है ना? कंफ्यूज मत होना, समझ गया ना पॉइंट अब? हाँ, इन सब के एटॉमिक नंबर अलग अलग है, यानी एलिमेंट्स अलग अलग हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नंबर अलग अलग है, बट तीनों के एटॉमिक मास नंबर सेम है। ऐसे केस में जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें आइसोबार्स बोला जाता है। तो ये क्या है? आइसोबार्स।
जिनके मास नंबर इज सेम, मास नंबर इज सेम बट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, बट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, बट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, इन्हीं को कहा जाता है आइसोबार्स। कोई दिक्कत परेशानी? हाँ ना बोलो। इन्हीं को कहा जाता है आइसोबार्स। इनमें एक चीज पकड़िए, बताऊं क्या? चलो एक काम करो, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, करके दिखाओगे? करके दिखाओ। चलो अच्छा, इसे भी छोड़ो। मुझे बताओ यहां पर कितने न्यूक्लियॉन्स हैं? न्यूक्लियॉन्स क्या होता है तुम पढ़ चुके हो ऑलरेडी। न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। देखो सिंपल बताता हूं, यहां पर न्यूट्रॉन है 40 माइनस 20, इस वाले के पास न्यूट्रॉन है 20, इस वाले के पास है 21, इस वाले के पास है 18। ठीक है, चलो इसके पास प्रोटॉन कितने? 20, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इसके पास प्रोटॉन 19, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इसके पास प्रोटॉन 18, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। कुछ गलती हो गई मुझसे, हम कछु गलती करती है। हाँ 40 माइनस 18, न्यूट्रॉन इसके पास 22 है, प्रोटॉन है 18, तीनों को प्लस करो, यहां भी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तीनों बराबर आएंगे 40 40 40। यानी कि आइसोबार्स में न्यूक्लियॉन्स सेम होते हैं। न्यूक्लियॉन्स का मतलब याद है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे भाई साहब, आई नो तुम याद रखोगे। चलो एक क्वेश्चन बढ़िया सा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन करेक्ट अकॉर्डिंग टू द बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी बात सही है? ये तुम्हारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी कह रहा है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एनर्जी विदाउट लूजिंग एनर्जी। ये है, हाँ ये है भाई साहब। ठीक है भैया, और आ जाए इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ आइसोटॉप। आइसोटॉप यानी एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, एलिमेंट सेम होना चाहिए, कार्बन 12 और कार्बन 14। ठीक है भाई साहब, ठीक है। एक्सप्लेन एंड द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सबसे पहले क्या हुआ था? डेल्टन थ्योरी आई थी फर्स्ट, डेल्टन थ्योरी के बाद रदरफोर्ड साहब ने अपना मॉडल प्रपोज किया था सेकंड, इसके बाद उल्टा कर दिया, इसके बाद थॉमसन साहब आए थे, सॉरी थॉमसन साहब, थॉमसन साहब के बाद रदरफोर्ड साहब, रदरफोर्ड साहब के बाद आए थे भाई तुम्हारे बोहर साहब। यही देख लो क्रोनोलॉजी का ऑर्डर, यही है, देख लो 1 2 3 को। ठीक, असर्शन रीजन कह रहे हैं द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हेल्प्ड इन अंडरस्टैंडिंग द एटॉमिक स्ट्रक्चर। सही बात है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, ये भी सही बात है, पर दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग हैं भाई। ये कहते हैं बोथ है एंड ये वाला हो गया। एनसीईआरटी क्वेश्चन उठा ले भाई, जल्दी बताओ। अब एनसीईआरटी क्वेश्चन उठा ले, पहले ही कर ले। एटम के पास 70, देखो एक्स है, एलिमेंट नंबर नहीं पता, एटॉमिक मास नंबर है 70, 31 इलेक्ट्रॉन्स है, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स उतनी प्रोटॉन्स होंगे, क्योंकि यहां पर न्यूट्रल एटम की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होंगे 31। न्यूट्रॉन इसमें से माइनस कर दूं, 70 माइनस 31, क्या 39 न्यूट्रॉन्स आ गए? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आए? 39 आ गए। हाँ ना बोलो, आसान है भैया, बता दो। एक चीज और सुन लो भैया, एक चीज और सुन लो, बाढ़ को यहां पर कर देते हैं जहां हमने पढ़ाई, यहां आइसोबार्स के बाद सबसे पहला एटम आया डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डेल्टन्स थ्योरी के बाद आई तुम्हारी थॉमसन साहब की थ्योरी, थॉमसन्स। फिर इसके बाद तुम्हारे आए रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, याद है रदरफोर्ड साहब का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। इसके बाद तुम्हारी बोहर्स थ्योरी, बोहर साहब की, बोहर्स, नील बोहर साहब का। इसके बाद एक और आया, एक श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग हैं, तुमने शायद नाम ना सुना हो। हाइजेनबर्ग साहब वो थे जब जर्मनी के लिए जो एटॉमिक बम बनाने वाले थे, हाँ बनवाया जा रहा था उनसे, और वहीं पे एक श्रोडिंगर साहब थे, उन्होंने भी एक मॉडल दिया था, उसको बोलते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। इसके अकॉर्डिंग, तुम इसके अकॉर्डिंग पता है, इनके अकॉर्डिंग एटम इंडिविजिबल था, इनके अकॉर्डिंग एटम एक स्फेरिकल, एक स्फेयर था जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं। इनके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते हैं न्यूक्लियस के, और न्यूक्लियस ही सब कुछ होता है, उसके अंदर ही सारा माल भरा हुआ है। बोहर साहब के अकॉर्डिंग अलग अलग शेल थी, इनके अकॉर्डिंग न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ऑर्बिट होती है, पर वहां पे ना ऐसे क्लाउड होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन कहीं भी पाया जा सकता है, प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ती है। इसके ऊपर श्रोडिंगर्स कैट, तुमने एक बहुत फेमस कहावत सुनी होगी, श्रोडिंगर कैट्स। श्रोडिंगर कैट मतलब जब तक बॉक्स बंद है, तुम्हें जब तक बॉक्स खुलेगा नहीं कैसे पता बिल्ली उसके अंदर है नहीं है, कुछ ऐसी कहावत थी श्रोडिंगर साहब की। और इसके बाद अभी भी डिस्कवरी आगे चल रही है, आगे पता नहीं कब कौन सा नया मॉडल आ जाए। हाँ क्या पता तुम निकाल दो, निकालोगे नया मॉडल? हाँ ना बोलो। चलो एक क्वेश्चन देखो, एन एटम है 79 प्रोटॉन, 79 प्रोटॉन्स मतलब एटॉमिक नंबर 79 एंड मास नंबर 197, मास नंबर 197। एलिमेंट कौन सा छोड़ो, एक्स लिख देते हैं, ठीक है। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या उतनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 79।
न्यूट्रॉन कितने होंगे, इन दोनों में से माइनस कर दूं, 197 माइनस 79, 17 माइनस 9 हुआ 8, 18 माइनस 7 हुआ 11। सही है भाई, देख लो 118, 118, सब सही चल लो, बताओ सब सही चल रहा है। चलो भाई अब करते हैं हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, वो तुम्हारे लिए बहुत काम के भाई। चलो यार देखो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों को, बहुत टाइम हो गया ना, एक चीज करो। अच्छा ये टेलीग्राम पे तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे, पता है ना तुम लोगों को, ठीक है। और बाकी आ जाओ भैया, क्या करने वाले हैं हम, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा ये वाला तो हो गया ना, आई थिंक ये हो गया ना, एक्सप्लेन द रीजन फॉर द करेक्ट एंड इनकरेक्ट, नहीं इस पे कंटेक्स्ट ऑफ एंडर्स रदरफोर्ड गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट। गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट के अनुसार इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, देखो जरा। कह रहे हैं द एक्सपेरिमेंट क्लियरली शोड द एक्जिस्टेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स, गलत बात, न्यूट्रॉन्स के बारे में नहीं दिखाया उन्होंने। रिजल्ट डिस्कवर्ड डिस्प्रूव्ड द प्लम पुडिंग मॉडल एंड लेड टू द आइडिया ऑफ न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ द एटम, बिल्कुल सही बात। Large reflection of few alpha particles indicated that most of the mass of the atom and positives are packed into a tiny center, बिल्कुल सही बात। The way alpha particles were deflected showed that electrons move around the nub, ये बात थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन बताती है, जो डिफ्लेक्शन था वो सिर्फ ये है कि सेंटर में बहुत सारा पॉजिटिव है, तो ये सेकंड और थर्ड पॉइंट करेक्ट थे भाई। चलो यार, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अच्छा तुम्हें लास्ट में एक तुम्हारे लिए एक अच्छी चीज भी है भाई, बता देंगे भी, ठीक है। लास्ट में दो अच्छी चीजें, बल्कि हाँ एक नहीं दो अच्छी चीजें तुम्हें हम देके जाएंगे, बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, अरे ये तो हम करा चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन तो ऑलरेडी करा चुका हूं मैं, तुम्हें हटाओ इसे, ठीक है। कह रहा कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई पता न्यूक्लियस का प्लूरल वर्ड, याद रखना न्यूक्लियस का प्लूरल है न्यूक्लियाई। कह रहा है 3 एटॉमिक स्पीड एक्स वाई एंड जेड, जी बोल देते हैं लोग आजकल, जेनजी से जी बोल देते हैं भाई। आर गिवन एज फॉलोज, कह रहा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक्स एलिमेंट के पास है 18, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 18 और न्यूट्रॉन है 19, ठीक है। तो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन मिला के कितना हुआ टोटल एटॉमिक मास, देखो एटॉमिक नंबर क्या होगा इसका एटॉमिक नंबर होगा 18, ठीक है। मास कितना होगा 18 19 37, बेसिकली आर्गन की बात हो रही है, किसकी आर्गन की बात हो रही है, ठीक है। वाई वाले का 17 है नंबर और 17 ही क्लोरीन होगा, 17 18 कितना 35 तुम्हारा ये रहा, क्लोरीन की बात हो रही है। इधर आओ, ये क्या हो गया, 17 है तुम्हारा, 17 तुम्हारा क्या है भाई, तुम्हारा 17 है, 17 फिर से क्लोरीन की बात हो रही है, और 17 20 कितना होता है 37। ये है आइसोटॉप्स, देख रहे हो, और ये दोनों है आइसोबार्स, यानी एक्स और जेड जी है, एक्स और जेड है तुम्हारे आइसोबार्स, क्योंकि सेम मास नंबर है, और ये तुम्हारे हैं आइसोटॉप्स, सही बात, देख रहा हो भाई साहब। इसके बाद क्वेश्चन देखो, What conclusion did Rutherford draw from the about the position and characteristics of the atom positively charged part based on the few alpha particles that bound it? अरे बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो एटम था उसके सेंटर वाला पार्ट जो था उसे न्यूक्लियस बोला उन्होंने, सेंटर में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है जो कि न्यूक्लियस कहलाया, और यहीं पे बाद में उन्होंने बताया कि यही प्रोटॉन होते हैं, यही बात बताई उन्होंने गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट को करने के बाद। कह रहा है एक्सप्लेन एंड अरेंज, ये वाला ऑलरेडी कर चुके हम, डेल्टन ये वाला क्वेश्चन उठा हुआ ऑलरेडी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस, सही बात है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं भाई, ठीक है, ठीक भाई साहब। वाई डू दे नॉट फ्लाई अवे, ये दूर क्यों नहीं चले जाते, क्योंकि इनका अट्रैक्शन होता है प्रोटॉन के साथ, याद है प्रोटॉन के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बताया था, ये वाला ऑलरेडी करा चुका हूं, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाट कीप्स देम अट्रैक्टेड टू न्यूक्लियस, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तुम लोग एक दो चीज से बहुत परेशान हो गए, बहुत सारे क्वेश्चन और चाहिए, मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा रहा हूं, पर तुम्हें और क्वेश्चंस चाहिए, कुछ समझ रहे हैं हम तुम्हें क्या क्या चाहिए भी बता देंगे, माइंड मैप वगैरह। असर्शन द डिस्कवरी ऑफ, ये वाला क्वेश्चन भी हम करा चुके हैं, ठीक है। दो चीजें लास्ट में दूंगा, पर हाँ उसके लिए भाई लास्ट, क्योंकि देखो मैं कहता हूं, आई नो वैसे जो बच्चा अब तक टिका है वो तो यार मेरे कुच्चू पुच्चू ही है, वो तो मेरे चीते और तितले ही रुकेंगे, मैं जानता हूँ, हाँ पढ़ने वाला बच्चा ही रुका है। 1 मिनट तुम लोगों से अच्छी बात करना चाहता हूँ, तुम लोगों के एग्जाम आ रहे होंगे ना, सबसे पहले तो बेस्ट ऑफ लक, और मेरी ब्लेसिंग से तुम्हारे साथ, ब्लेसिंग के साथ साथ तुम्हारे एटीवे भी तुम्हारे साथ है। तुम्हें कोई भी परेशानी हो मुझे बता दिया करो, मैं जानता हूँ कभी कभी बच्चे स्कूल में डाउट्स नहीं पूछ पाते, स्कूल में शर्म आती है कि डाउट पूछेंगे कोई मजाक उड़ा देगा, बहुत सारी चीजें होती हैं। और सच बताऊं, बताया मत करो किसी को कहाँ से क्या पढ़ रहे हो, ठीक है, सच में मत बताया करो, क्योंकि लोग ना उसके बाद तुमसे एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, फिर हल्का फुल्का कभी यार, आई नो नंबर कुछ आगे पीछे हो सकते हैं, वो तुम्हें डिफाइन नहीं करते। तो मेहनत कर रहे हो, मेहनत रंग लाएगी, इस बात का भरोसा रखो खुद पर भी और मुझ पर भी, टेंशन मत लो। पर लोगों को बताया मत करो, तुम एटीवी ऐसे मत बताओ, स्पेशली मैं बता रहा हूँ, हाँ जेन्युइनली होता है, दोस्तों को बताओ, जो जिनको हेल्प चाहिए उन्हें बताओ यार, हेल्प जिनको चाहिए, देखो हेल्प करने से कभी पीछे मत हटना। अभी एक बच्चा मुझे मैसेज कर रहा था, एटीवी आपके यूट्यूब पे वन शॉट आते हैं, मेरे स्कूल के बच्चे ही पढ़ लेते हैं, मेरा कॉम्पिटिशन ऐसे ज्यादा हो रहा है। ये होना चाहिए, कॉम्पिटिशन में तुम निखरोगे, पता है, ये ध्यान रखना।
तो और दूसरा तुम हेल्प, नेचर तुम्हारा हेल्पिंग होना चाहिए यार, किसी का कभी भी जितना हेल्प कर सकते हो उतना करो, उससे ज्यादा सुकून कभी मिलेगा ही नहीं। बाकी मैं तुम्हारे लिए हूं, और तुम्हें पता है ना आज तुम्हारे लिए, जानते हो। खैर ठीक है, अभी लास्ट में 2 चीजें और बताऊंगा तुम्हें, और तब तक के लिए आ जाओ अगला क्वेश्चन। कह रहा है ये देखो पहले की ये 4 क्वेश्चन है अलग अलग, इन पहले इसके लिए चारों ये सारे आंसर देने, फिर इसके लिए सारे आंसर देने, फिर इसके लिए सारे आंसर देने, फिर इसके लिए सारे आंसर देने। पहले मैं इनमें सही कर दूं, कुछ डायग्राम में हल्का फुल्का चेंज होता है। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 2 3 4 5, देखो यहाँ कितने, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहां 1 2 3 4 5 6 7 और यहां लो 8, यहां 8 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां भी 8 इलेक्ट्रॉन है। ये जो पर्पल से मैं कर रहा हूं नहीं मानना है ना, यहां 1 और 2 है, बस इसे हटा दो। अरे के शेल में 2 ही हो सकते हैं ना, गलती से डायग्राम में गलती हो जाती है। ठीक है, 2 1 2 पर्पल, 1 2 3 4 5 6 और 7, यहां 7। ठीक है, सबके आंसर मैं सोच रहा हूं इसका आंसर देता हूं मैं तुम्हें, है ना। 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन, यानी इसका नंबर है 7, यानी नाइट्रोजन की बात हो रही है, 7 एंड 14। ठीक है, नेम ऑफ द एलिमेंट नाइट्रोजन, सिंबल N, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो 2,5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। ये वैलेंसी नहीं है, वैलेंसी पूछो तो कितनी होगी, कितने लेगा ये इलेक्ट्रॉन, 3 ले लेगा, तो 3 है वैलेंसी, वैलेंसी इज 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, नंबर ऑफ प्रोटॉन 7, नंबर ऑफ प्रोटॉन 7, एटॉमिक नंबर 7। कोई दिक्कत परेशानी, ऐसे ही तुम्हें बाकी 3 के लिए करना है। ठीक है, चलो अच्छा इसका ये भी जो 1 2 3 4। ठीक है, चलो एन एटम है 79 प्रोटॉन्स, ये भी करा चुका हूं तुम ऑलरेडी, ये क्वेश्चन भी हो चुका है भाई, हो चुका है। मुझे लगता है वो 2 सरप्राइज देने का टाइम आ गया, चलो इसे कर लेते पहले। ये तुम्हें देखो कुछ चीजें फिल करनी है। यहां एटॉमिक नंबर 5 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7 है, मास नंबर क्या होता है, देखो एटॉमिक नंबर 5 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 5 होगा। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 5 है। 5 किसका होता है, 5 बोरोन, ये है बोरोन। न्यूट्रॉन नंबर तुम्हें दे दिया 6, प्रोटॉन है 5, 6 + 5 11 हो गया मास नंबर। इसे फिल करते हैं, चलो मास नंबर है 1, मास नंबर 1, न्यूट्रॉन नंबर 0, तो 1 + 0 1, एटॉमिक नंबर हो गया 1, प्रोटॉन भी 1, इलेक्ट्रॉन भी 1। किसकी बात हो रही है, हाइड्रोजन साहब की बात हो रही है। मानते हो, मानते हो, ए बोल, मानते हो, मानते हो, जल्दी बताओ। चलो जल्दी करते हैं अगला। तो तुम्हें ना एक यार, आज तुम्हें बहुत दिन हो गए, एक मेरा प्यारा गाना सुनाता हूं, है ना। तो गाना कुछ इस प्रकार है, क्यों रोए हर बात पे बंदिया, क्या लाया था साथ तो बंदिया, जाने दे जो चला गया है, कुछ भी नहीं तेरे हाथ में बंदिया, गंगा के किनारे। मुझे गाना याद नहीं आ रहा पर ठीक है। बाकी देखो, तुमने जो पूछा था मेरे से, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे बुक, तो ये वाली बुक है भाई जिसकी तुम बात कर रहे थे। कॉन्सेप्ट इसके अंदर माइंड मैप, शॉर्ट नोट्स, क्वेश्चन बहुत सारे एक्स्ट्रा करने को कर लेना, तुम्हारी मर्जी है तुम्हें लेनी है, एज सच कोई इतनी वो नहीं है। अब देखो तुम्हारे सिलेबस कितने, तुम्हारे चैप्टर्स कितने हो चुके हैं, हम देखा जाए। मोशन हो गया, डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड सेल हो गया, टिश्यू हो गया, ठीक है, तुम्हारा एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स हो गया, है ना, तुम्हारा फोर्स हो गया। ये सारे चैप्टर में करा चुका हूं, इसलिए बता रहा हूं, बहुत बच्चे पूछते हैं कमेंट में, वो वाला चैप्टर करा दो, मैं करा चुका हूं। जर्नी इनसाइड द एटम हो गया, यानी एटम लिख देते हैं अभी। नेक्स्ट चैप्टर तुम्हें इनमें से कौन सा चाहिए, नेक्स्ट चैप्टर बताना, ठीक है। और जो मैं बात लास्ट क्लास में, अब मैं थोड़ा कम करता हूं पर आज फिर से कर देता हूं, शायद मुझे जरूरत है। तुम लोग शायद उस चीज से थोड़ा सा अलग जा रहे हो। 5 स्टार चॉकलेट तो एडीबी तुम्हें देंगी जब तुम मिलोगे यार। तुम लोगों को खुद के लिए कमेंट जरूर करना, और ये बात मैं अब इस क्लास के एंड में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हर बच्चा क्लास चैप्टर के एंड तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि कुछ बच्चे सिर्फ पढ़ते हैं थ्योरी और जब क्वेश्चन कराने की बारी आती है भाग जाते हैं। पर मैं तुम्हें सच बताऊं, अगर तुम अब तक टिके हो और तुम क्वेश्चंस करते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस कोई नहीं ला पाएगा। क्वेश्चंस ही है जो तुम्हें एट द एंड मार्क्स दिलवाएंगे और कॉन्फिडेंस दिलवाएंगे। जो बच्चा क्वेश्चन से भागता है ना, वो कितना ही पढ़ ले, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर जाएगा। और तुम लोग अब तक टिक गए हो तो हेड्स ऑफ टू यू ऑल, ठीक है। और तुम लोगों को अब टेंशन नहीं लेनी, बस ऐसे ही पढ़ते जाओ यार। मेरे कुछ कुछ आगे बताना तुम्हें और क्या चाहिए, अगला चैप्टर कौन सा चाहिए कमेंट करना, पर कमेंट इससे ज्यादा एक और करना है। लाइक वीडियो, कमेंट वीडियो वो अलग चीज है ना, वो नहीं चाहिए, छोड़ो। मेन ये चाहिए कि तुम एक खुद के लिए कमेंट करोगे। तुम लोगों को इस चैप्टर में आई नो कि मॉडल ऑफ एटम में दिक्कत आई थी,
अगर अभी भी किसी मॉडल में दिक्कत है ना एटी में, उस वाले मॉडल में दिक्कत आ रही है, बोर्ड्स वाले में जो भी आई लिखना कमेंट में कि एटी में बोर्ड्स वाले मॉडल में दिक्कत आई, पर मैं वीडियो को ना 2 बार देखूंगा, 3 बार देखूंगा, खत्म करके आऊंगा। बस ये वाला चाहिए मुझे। ये शायद मेरे जो तितली और चीते शायद इस चीज को थोड़ा सा भूल गए हैं, पर क्या तुम्हारे एटी ने तुम्हारे लिए जो जो प्रॉमिस किए थे उनको कभी भूला हूं मैं? क्या मैं तुम तो सेम, और ये प्रॉमिस मैं तुम्हारे खुद के लिए मांग रहा हूं, तुम्हारे भले के लिए। तुम मुझे बताओ तुम्हारे लिए और क्या चाहिए, वो मैं लेके आऊंगा, ठीक है? तो अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। थैंक यू हो गया। थैंक यू यू ऑल। पता है ना किस लिए? आई थिंक सब समझ गए होंगे। बाय।